दोनों के बीच में डाले हो ना इसको। चलो स्टार्ट कर दो। हो गया। चलिए, गुड मॉर्निंग सभी को। फिर से स्वागत है सभी का एक बार फिर से सादी पेशी एकेडमी के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। तो चलिए भाई, जल्दी से सभी आ जाएंगे। जितने भी अभ्यर्थी तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो शिक्षक भर्ती का हो, चाहे वो प्री बीएड प्री डीएड का हो, क्योंकि अधिगम का जो टॉपिक है आपके प्री बीएड प्री डीएड में भी है और हर साल यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिलता है। ठीक है, तो जो प्री बीएड प्री डीएड वाले अभ्यर्थी है वो भी बिल्कुल अपनी तैयारी को चेक करिएगा कि आप कितने क्वेश्चन बना पा रहे हो। ठीक है, आपकी तैयारी कैसी है, क्योंकि अधिगम जो टॉपिक है वो इंपॉर्टेंट है। यहाँ से 2 क्वेश्चन तो आपको देखने को मिलेगा ही मिलेगा शिक्षक भर्ती में। ठीक है, चलिए एक बार चेक करके बताएंगे कि मेरी वॉइस क्लियर आ रही है कि नहीं आ रही है। तो पहले हमने कल क्या देखे थे, पॉलॉन के कुछ सिद्धांत देखे थे, जिसमें से कुछ क्वेश्चन छूट गए थे, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जिसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और नए क्वेश्चन भी है, उसको हम कर लेते हैं। उसके बाद स्किनर का सिद्धांत हम देखेंगे। ठीक है, चलिए गुड मॉर्निंग सभी को भाई। तो हमारा क्वेश्चन क्या था, 21 में आए थे ना, यही क्वेश्चन था ना। चलिए, जब एक कीमोथेरेपी पर चल रहे मरीज को अस्पताल को देखते ही उल्टी जैसा लगे तब अस्पताल हो गया है। यूआर, सीआर, यूएस की सीएस, ये बताना है आपको। ठीक है, चलिए क्लियर है। हाँ, आप आंसर बताएंगे। अच्छा, ट्रेन में अटेंड कर रहे हो, गुड गुड, ठीक है भाई। हाँ बिल्कुल, मैं एक साथ ना अधिगम के जितने भी टॉपिक है ना, सबको मैं एक साथ क्या करवा दूंगी, अपलोड करवा दूंगी। ठीक है, तो देखो यहाँ पे कीमोथेरेपी के बारे में कुछ दिया गया है। कीमोथेरेपी मीन समझते हो क्या होता है, जैसे कोई कैंसर से पीड़ित है तो उनके लिए ये थेरेपी होती है, उनके इलाज के लिए के दौरान जो कराया जाता है। तो उसके दौरान क्या होता है, जैसे इसके कुछ साइड इफेक्ट होते हैं, जैसे उल्टी आना, ठीक है, बाल झड़ना, बहुत सारी चीजें। तो यहाँ पे देखो, जो कीमोथेरेपी वाले जो मरीज रहेंगे उनको सबसे पहले तो अगर वो कीमोथेरेपी कराते हैं तो कीमोथेरेपी कहाँ पे कराएंगे, हॉस्पिटल में ही कराएंगे। तो हॉस्पिटल में जाने के बाद जैसे उनका कीमोथेरेपी जो है वो स्टार्ट होगा, ठीक है, तो वो देखेंगे कुछ कुछ सिम्टम्स होगा, जैसे उसको उल्टी आ रहा है, बाल झड़ रहे, ठीक है। तो ये क्या करते हैं, अपना एक बॉन्डिंग बना लेंगे, किसके साथ, हॉस्पिटल के साथ, कि अब जब हॉस्पिटल जाऊंगी तब तक मुझे ये सारी चीजों से गुजरना पड़ेगा, है ना। वहां पे बाल मेरे झड़ेंगे, उल्टी होगा, जी मचलाएगा, बहुत सारी चीजें मेरे साथ होगी। तो हॉस्पिटल और उनके बीच में क्या बन जाएगा, बॉन्ड स्थापित हो जाएगा। ठीक है, कि फिर से अब मुझे हॉस्पिटल जाना पड़ेगा, थोड़ा एकदम अजीब वाला बॉन्ड स्थापित हो जाएगा। ठीक है, तो वहां पे जो सबसे पहले अगर वो कीमोथेरेपी के दौरान उनको क्या आ रही है, यहाँ पे सबसे पहले वो कीमोथेरेपी करवा रही है। ठीक है, तो कीमोथेरेपी क्या होगा, जाहिर सी बात है कीमोथेरेपी के दौरान जो भी चीजें हो रही वो क्या होगी, अनकंडीशनल स्टिमुलस होगा। ठीक है, मतलब कीमोथेरेपी जो है वो क्या कहलाएगा, अनकंडीशनल स्टिमुलस, उद्दीपक का काम करेगा। और कीमोथेरेपी के दौरान वो जो क्या करेगी, उल्टी करेगी, अनकंडीशनल क्या हो जाएगा, रिस्पॉन्स करेंगी। ठीक है, यूसीआर होगा, समझ पा रहे हो। उसके बाद हॉस्पिटल का नाम सुनते ही, देखो यहाँ पे दिया है कि हॉस्पिटल को देखते ही उल्टी जैसा लग रहा है, तो उनके माइंड में क्या बन गया है, हॉस्पिटल और उनके बीच में एक बॉन्ड स्थापित हो गया है कि मैं जब जब हॉस्पिटल जाऊंगी तब तक मुझे उल्टी आएगा। ठीक है, तो अब हॉस्पिटल को देखते ही, कीमोथेरेपी नहीं, अब हॉस्पिटल का नाम सुनते ही तो क्या हो रहा है, उसको उल्टी आ रही। तो वहां पे अस्पताल क्या है बताइए, अस्पताल क्या होगा, तो अस्पताल जो है वो किसका काम करेगा, किसका काम करेगा, ये सीएस का काम करेगा। ठीक, कंडीशन स्टिमुलस का काम करेगा। और अस्पताल को देख करके जो उसको उल्टी आ रही है वो क्या हो जाएगा, कंडीशन रिस्पॉन्स हो जाएगा। ठीक है, तो चारों चीजें समझ में आया ना। यहाँ पे यूसीएस क्या है, तो यूसीएस कीमोथेरेपी है। कीमोथेरेपी के दौरान वो जो क्रिया कर रही है, उसको जो उल्टी आ रहा है वो क्या हो जाएगा, यूसीआर हो जाएगा। ठीक है, अनकंडीशनल रिस्पॉन्स हो जाएगा। लेकिन अस्पताल के साथ उनका बॉन्ड बन गया, मैं जब जब हॉस्पिटल जाऊंगी तब तब मुझे कीमोथेरेपी से गुजरना पड़ेगा, उल्टी आएगी, ये होगी। तो वहां पे अस्पताल को ही उन्होंने क्या मान लिया है, एक उद्दीपक मान लिया है। ठीक है, तो अस्पताल जो है वो कंडीशन अप्लाई हो गया, कंडीशनल स्टिमुलस होगा। और उसके दौरान हॉस्पिटल को ही सुनते ही उल्टी आ जाता है, जैसे मैंने कल बताया था ना कि मुझे ही हॉस्पिटल सुनते ही अजीब लगने लग जाता है, जी मचलाने लग जाता है, बदबू नाक में ही ऐसे आने लग जाता है बिना मतलब का। ठीक है, तो वो क्या करेगा, हॉस्पिटल मेरे लिए, मतलब जो रिस्पॉन्स में कर रही वो क्या हो जाएगा, कंडीशन रिस्पॉन्स हो जाएगा। ठीक है, तो ये समझ में आया। तो यहाँ पे अस्पताल के बारे में पूछा गया, तो अस्पताल यहाँ पे क्या है,
CS है, अस्पताल यहाँ पे क्या हो जाएगा CS। तो ऐसे देखो ये सब क्वेश्चन आए हुए हैं ना आपके सीजी टेट में, शिक्षक भर्ती में। ये देखो ये क्वेश्चन और है, कल्पना करें कि आपका कुत्ता जब भी आप रेफ्रिजरेटर का दरवाजा खोलते हैं तो लार बहाता है, ठीक है। यदि आप उसके इस व्यवहार को अधिगम के सिद्धांत का उपयोग करते हुए समाप्त करना चाहते हैं, याद करिए मैंने कल आप लोगों को विलोपन बताया था, ठीक है, कि अगर आपको किसी के व्यवहार को समाप्त करना है, बार बार उनका लालच आ रहा है, लाड नहीं कर रहा है, उसको आपको समाप्त करना है, तो आप क्या करो, बहुत दिन तक उसको कुछ भी मत दो, ठीक है, लालच दिखा दो लेकिन कुछ भी मत दो, तो वहां पे क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा, ठीक। तो यहाँ पे आप क्या करोगे, रेफ्रिजरेटर का दरवाजा खोलने पर कभी कभी कुत्ते को भोजन देंगे, कुत्ता भौंकता है तो उसे रेफ्रिजरेटर से कुछ देंगे, रेफ्रिजरेटर का दरवाजा बार बार खोलेंगे परंतु कुत्ते को कभी भी भोजन नहीं देंगे, कि बाथरूम में पड़े भोजन को देखकर कुत्ते को पुरस्कृत करेंगे, बताओ, ठीक है। तो यही बात होगी कि आप लोग को भी अगर तू 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 करके 4-5 दिन तक बुला दिए, एक भी दिन खाना नहीं दिए, समझ जाएगा पागल बना रहा है, ठीक है, छठवें दिन वो आएगा ही नहीं, जब भी तुम तू करके बुलाओगे ना वो आएगा ही नहीं, तो वही क्या कहलाएगा आपका समाप्त करना। मतलब उनका जो क्या है बॉन्डिंग उन्होंने जो बना रखा है तू के दौरान, जैसे ही तू की आवाज उन लोग कर रहा है, मतलब मुझे खाना देने के लिए बुला रहा है करके, लेकिन आपको उसको विलोपित करना है, समाप्त करना है, तो तू करके 4-5 दिन बुला लो, खाना मत दो, ऑटोमेटिक वो 7वां दिन जो है वो नहीं आएगा आपके तू बुलाने पर, ठीक है। तो यहाँ पे आपने क्या कर दिया, उसके बॉन्डिंग को विलोपित कर दिया, ठीक। तो ये यहाँ पे क्या आ जाएगा कि अगर आपको समाप्त करना है तो रेफ्रिजरेटर का आप दरवाजा बार बार खोलेंगे परंतु कुत्ते को कभी भी भोजन नहीं देंगे, फिर उसको समझ में आ जाएगा कि अरे यार अब कोई मतलब ही नहीं है, 4-5 दिन हो गया ऐसे ही चलता आ रहा है, फिर दरवाजा खो रही, मुझे भोजन ही नहीं दे रही, दरवाजा खो रही, भोजन ही दे रही। 6वें दिन वो क्या करेगा, दरवाजा खोल के उनके मुंह से पानी नहीं आएगा, क्योंकि उनको समझ में आ जाएगा कि अब मुझे कुछ भी मिलने नहीं वाला है, ठीक है। तो उनका जो क्या है बॉन्डिंग है वो यहाँ पे क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा, ठीक है। तो आपको अगर विलोपन को समाप्त करना है तो ऐसे आप लोग प्रैक्टिकल करके देख लेना, ठीक। तो अभी हमारे पास टाइम नहीं है ये सब करने का, जैसे हम शिक्षक बन जाएंगे ना तब हम लोग भी क्या करेंगे, बहुत सारे जो जीव जंतु रहेंगे उनको पकड़ के लाके, जैसे स्किनर और थॉर्नडाइक ने किया था ना, वैसे भी जब आप लोगों को जैसे बहुत ज्यादा कुछ करने का मन होगा, ठीक है, कि मैं भी लाइफ में कुछ करूं, तो आप लोग प्रयोग करके देख लेना, ठीक है, किताब लिख लेना और एक, तो ऐसे आप लोग कर सकते हो, अपने लिए कर सकते हो कि जो हमने पढ़ा है वो सच में है कि नहीं, लेकिन है ना, क्योंकि ये हमारे साथ होता भी है, हमने कर भी रखा है, ठीक है। जो पॉल ऑन अभी किए उसको हमने बहुत पहले, हमारे छत्तीसगढ़ी वाले लोग ये सब हमने कर रखा है पहले से, ठीक है। चलिए हाँ बिल्कुल मैं डलवा दूंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सक्रिय अनुबंधन सिद्धांत को कहते, चलिए क्वेश्चन एक आ गया है स्किनर से, ठीक है, बता सकते हो, ये कभी कभी आ जाता है एक आध, अभी पढ़ेंगे इसके बाद जस्ट स्किनर के बारे में। क्या होगा सक्रिय, देखो आप लोग एलिमिनेशन मेथड यहाँ पे लगा सकते हो। उद्दीपन अनुक्रिया किससे संबंधित है, किनका सिद्धांत है ये तो थॉर्नडाइक का सिद्धांत है, हमको सबको याद है कि SR थ्योरी इसको हम बोलते हैं, ठीक है। तो क्या होगा, देखो SR थ्योरी दिया है, स्टिमुलस और रिस्पॉन्स, तो ये तो नहीं होगा भाई, ठीक है। उसके बाद कक्षा A और B दोनों उत्तर है ऐसा बोला गया, ठीक। यहाँ पे अनुक्रिया उद्दीपक, ठीक है, अनुक्रिया उद्दीपक RS बॉन्ड किनको बोलते हैं, जो स्किनर के सिद्धांत है उसी को बोलते हैं, मैं बताऊंगी इसके बाद। जस्ट ये वाला R से क्या होगा, यहाँ पे उद्दीपक नहीं होता, ठीक है। यहाँ पे दोनों R बोलने का मतलब है, एक होता है रिस्पॉन्स, ठीक, एक किसका काम करता है, एक R जो है वो रिस्पॉन्स का काम करता है, और एक R जो है वो किसका काम करता है, रीइंफोर्समेंट का काम करता है, ठीक है, पुनर्बलन का काम करता है। तो इसी कारण इसको RR थ्योरी के नाम से भी जाना जाता है। हालांकि आपको हिंदी में ऐसे अनुक्रिया और उद्दीपक करके दे दिया जा रहेगा, लेकिन वहां पे उद्दीपक का काम जो है वो बहुत कम होता है, ठीक है, रीइंफोर्समेंट लग जाता है स्किनर के सिद्धांत में। तो यहाँ पे सक्रिय अनुबंधन सिद्धांत ही किनका नाम है, स्किनर का सिद्धांत का नाम है, जिसमें से आपका एक नाम क्या हो जाएगा, अनुक्रिया और उद्दीपन, या इसी को हम RR बोलेंगे। इंग्लिश का देखना, RR बोल रहा है कि SS बोल रहा है, SR थ्योरी बोल रहा है, ठीक है, क्योंकि इसमें बहुत सारा कंफ्यूजन हो जाता है ना, क्योंकि हमको SR थ्योरी के भी बारे में पता है और यहाँ पे R टाइप थ्योरी भी इसको बोलते हैं, ठीक। तो अभी मत लिखे रहना, जब मैं इसको बताऊंगी ना तब आप लोग लिखना, ठीक। तो इसका सही नाम क्या हो जाएगा, यहाँ पे B हो जाएगा, क्लियर है, हाँ वेरी गुड। क्लासिकल स्थिति का प्रतिपादक एकदम इजी है, बताइए, स्किनर, पॉलन, वॉटसन, थॉर्नडाइक। ये पहले जमाने के क्वेश्चन थे, 4-5 साल पहले आते थे वो सब क्वेश्चन, अब आपको नहीं पूछा जाएगा, ठीक है, फिर भी कर लेते हैं। तो क्लासिकल में सब शास्त्रीय अनुबंध है, शास्त्रीय मतलब कौन हो जाएंगे, पॉलन हो जाएंगे, ठीक है। शास्त्रीय मतलब उन्होंने कुत्ते पर क्या किए थे, रिसर्च किए थे, बॉन्डिंग बनाए थे। अधिगम का शास्त्रीय अनुबंधन, उसी को अब हिंदी में दे दिया, कौन हो जाएंगे,
ठीक, तो कौन हो जाएंगे यहाँ पे, पॉलन हो जाएंगे, क्योंकि इसके बारे में तो अभी हमने पढ़ा ही नहीं है, स्किनर के भी बारे में नहीं पढ़ा है। और थॉर्नडाइक ने क्या दिया था, तो त्रुटि एवं अभ्यास का नियम दिया था, अभ्यास एवं त्रुटि का नियम दिया था, प्रयास एवं त्रुटि का नियम दिया था, इरर एवं ट्रायल थ्योरी भी बोल सकते हैं, अनुबंधन का सॉरी और क्या क्या बोल सकते हैं, संयोजनवाद का सिद्धांत बोल सकते हैं, ठीक, संबंधवाद का सिद्धांत बोल सकते हैं, और क्या क्या है, SR स्टिमुलस रिस्पॉन्स, अनुक्रिया उद्दीपक जो भी है, ठीक है। चलिए, पॉलन ने सीखने के अनुबंधन अनुक्रिया सिद्धांत का प्रतिपादन पर खाली स्थान पर प्रयोग करके देखा था या करके किया, खरगोश, चूहे, कुत्ते की बिल्ली, ठीक। तो ये भी क्वेश्चन नहीं आएगा क्योंकि सबको पता है कि उन्होंने किस पर किए थे, पॉलन ने कुत्ते पर। चूहे पर किन कौन करेंगे, तो आपको याद रखना है, अभी जस्ट हम पढ़ने वाले हैं स्किनर भाई साहब के बारे में, ये करेंगे। बिल्ली पर किन्होंने किए थे, तो थॉर्नडाइक ने किए थे, ठीक है। जो नए अभ्यर्थी है इसको पूरा रट लेंगे भाई। बिल्ली, अभी तो मेम्स भी बनता है, आप लोग देखते भी होंगे कभी कभी सोशल मीडिया पर, है ना, जो शिक्षक भर्ती वाले एक्सपीरियंस है ना, उन लोग डालते रहते हैं, थॉर्नडाइक का कुत्ता, सॉरी पॉलन का कुत्ता, थॉर्नडाइक की बिल्ली, ऐसा कुछ एक मेम्स भी बनता है, ठीक है। एक से एक बना देते हैं कोई भी। चलिए, एक बच्चा स्कूल की घंटी बजते ही कक्षा में जाने लगता है, ठीक है। प्रारंभ में घंटी का कोई अर्थ नहीं था, परंतु बाद में वह संकेत बन गई। यह किस सिद्धांत का उदाहरण है, बताइए, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन भी देखने को मिलेगा। इसी में अगर उसको डिटेल में पूछना है तो आपको और ऑप्शन दे देंगे, कौन कौन सा ऑप्शन, CR है, ठीक, बी ऑप्शन में क्या दे देंगे कि UCR है, सी में क्या दे देंगे कि UCS है, कि डी में क्या देंगे आपको UCR है। अब बताना है आपको कि यहाँ पे जो घंटी है वो किसका काम कर रहा है। चलिए, एक क्वेश्चन मैंने और दे दिया, बताइए इसका आंसर, ठीक। तो ये थोड़ा नए एग्जांपल्स है, ऐसे एग्जांपल्स को आप लोगों को लेके चलनी है, ठीक। अब देखो, एक बच्चा स्कूल की घंटी बजते ही कक्षा में जाने लगता है, प्रारंभ में घंटी का कोई अर्थ नहीं था। देखो यार, एक बच्चा स्कूल जाता है, ठीक है, अब उसको ये नहीं पता होता कि कौन कौन सी घंटी, स्टार्टिंग में मैं बात करूं, पहली क्लास का बच्चा है, स्कूल जा रहा है, स्टार्टिंग में उसको पता रहेगा क्या कि 10 बजे जो घंटी बज रहा है वो किसका है, एक 12 बजे बजता है बीच में वो किसका है, 1 बजे वाला कौन सा है, 4 बजे वाला कौन सा है, नहीं पता रहेगा। स्टार्टिंग में उसको पता ही नहीं रहेगा। जब वो क्रिया को क्या करेगा, बार बार करेगा कि प्रॉपर तरीके से 10 बजे जो घंटी बजती है तो सबके सब जाके प्रार्थना सभा में खड़ा हो जाता है यार, तो 10 बजे वाली घंटी में वो भी जाकर के प्रार्थना सभा में खड़ा हो जाएगा, ठीक है। जैसे ही 12 बजे की घंटी बजती है, उन लोग कहाँ जाएंगे, तो वॉशरूम जाते हैं, है ना, सबके सब दौड़ते दौड़ते, ये वाला उनका होता है। उसके बाद जैसे ही 2 बजती है या 1 जो भी है, खाना वाला छुट्टी वाला रहता है, ठीक। और जैसे ही 4 बजती है, मतलब बस्ता लेके कहाँ चलो, घर चलो। तो ये जो 4 प्रकार की घंटी है उसको माइंड में पूरा बज जाता है। जैसे जैसे बच्चा जो है वो क्रिया करते जाता है, सुबह वाली घंटी में सब खड़ा हो जाएंगे। अब उसको ये नहीं बताना पड़ेगा, देखो स्टार्टिंग में तो आप उनको बताओगे कि 10 बजे प्रॉपर तरीके से आपको सबको लाइन में खड़े हो जाना है, बताना पड़ेगा। 12 बजे सबकी छुट्टी होगी, ठीक है, वॉशरूम जाने का, सबके सब निपट के आ जाओ, ये भी बताओगे। कम से कम आपको 2-3 महीने तक बताने पड़ेगा। उसके बाद आप नहीं भी बताओगे फिर भी बच्चे के माइंड में एक बॉन्डिंग बन जाएगा घंटी को लेकर के कि सुबह वाली जो घंटी होती है उसमें सबके सब में प्रार्थना में जाना होता है हॉल में। तो सुबह आप 10:30 बजे या एकदम जल्दी भी घंटी बजाओगे हो ना 9:30 बजे, तब भी वो बच्चा जाके खड़ा हो जाएगा कि ये जो घंटी है हमारी कौन सी वाली है, प्रार्थना वाली घंटी। बॉन्डिंग बना लिया कि सुबह की घंटी प्रार्थना वाली घंटी है। जब भी 11 बजे या 12 बजे के बीच में कोई भी घंटी बजेगी तो उनको पता चल जाएगा, वो टीचर भी रहेंगे क्लास में तब भी वो चला जाएगा बाहर उठ करके, ठीक। 1 बजे जैसे ही छुट्टी होगा उसका, 2 बजे जैसे ही घंटी बजेगा उसको ये समझ में आ जाएगा कि खाने की छुट्टी हो गई, थाली लेके वो मध्याह्न भोजन की तरफ चल बैठेगा, ठीक है। वैसे ही 4 बजे छुट्टी होती, आप क्लास में भले पढ़ाते रहो, वो इतना एक्साइटमेंट रहता है कि बैग लेके क्या हो जाता है, छुट्टी हो गई मैम, छुट्टी हो गई, वो भाग जाएगा, ठीक। तो यहाँ पे उनका जो बॉन्डिंग है वो किसके साथ हो जाता है, एक घंटी के साथ, और ऑटोमेटिक उनके मन मचलाने लगता है। घंटी बजती तो उनको कंट्रोल नहीं होता, वो सीधा बाहर निकलने लग जाता है। तो वहां पे उन्होंने क्या बना लिया, एक बॉन्डिंग बना लिया कि प्रारंभ में घंटी का कोई अर्थ नहीं था, उसको समझ में नहीं आता था, है ना, बजने दो ना यार, किसका घंटी, मुझे क्या मतलब, ऐसे सोचता था। लेकिन धीरे धीरे उन्होंने बॉन्डिंग बना लिया कि सुबह की घंटी ये है, दोपहर की घंटी ये है, शाम हुआ मतलब मुझे घर जाना है अपना गोरिया बस्तर लेकर के, ठीक है। तो ये क्या होता है, उनका बॉन्डिंग होता है। तो ये किसमें होता है, शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत में। अगर इसी को मैं पूछूं कि यहाँ पे घंटी क्या है, क्या होगा घंटी जो है वो
सीआर होगा क्योंकि घंटी के साथ उन्होंने क्या बना लिया, अपना बॉन्डिंग स्थापित कर लिया। अगर 10 बजे प्रार्थना सभा में खड़ा हो जाओ बोल रहे तो वो तो जाहिर सी बात है, स्वाभाविक क्रिया है, वो करेंगे ही करेंगे, उनको बताना पड़ेगा। लेकिन जहां भी बच्चे को बताने की जरूरत नहीं पड़ी है कि 10 बजे आपको प्रार्थना सभा में खड़े हो जाना है, सिर्फ एक घंटी मैंने बजाई, आकर के खड़ा हो गया, तो वहां पे घंटी और उसके बीच में बॉन्ड बन गया, और बॉन्ड बन गया मतलब वहां पे घंटी जो है वो किसका काम कर रहा है, कंडीशनल स्टिमुलस का काम कर रहा है। कहां याद नहीं है क्या, अरे ठीक है, हाँ, कंडीशनल रिस्पॉन्स का काम कर रहा है, ठीक है। और उसके बाद घंटी ये आएगा ना, इसका आंसर CS आ जाएगा, ठीक। और उसके बाद जो प्रार्थना सभा में दौड़ के भाग रहा है वो क्या हो जाएगा, उसका CR हो जाएगा, कंडीशन रिस्पॉन्स हो जाएगा, प्रार्थना सभा में जो जाने का काम कर रहा है, ठीक। चलिए, एक छात्र परीक्षा का नाम सुनते ही घबराने लगता है क्योंकि पहले उसे परीक्षा में डांट मिल चुकी है, तो यह किसका उदाहरण है, बताना है। अनुकरण, शास्त्रीय अनुबंधन, क्रिया प्रसूत, अंतर्दृष्टि। और इसको भी आपको वही दे सकते हैं कि ये CR है कि CS है कि UCR है कि UCS है, ठीक है, इसको भी बताना है। चलिए, UCR है कि UCS है, बताना है, ठीक। हाँ बिल्कुल CS होगा, ठीक ठीक, हाँ नहीं था ना ऑप्शन में, कोई बात नहीं। एक छात्र, आप लोग जान गए ना, ठीक। तो एक छात्र परीक्षा का नाम सुनते ही घबराने लगता है, बिल्कुल सही है। देखो आप लोग के साथ भी यही होता है, अभी आप बड़े हो गए हो फिर भी आप लोग घबराते हो कि नहीं, जैसे ही नोटिफिकेशन आ जाता है आपकी जो क्या है हार्ट बीट है वो 100 में क्या हो जाता है, धड़कने लग जाता है, अरे यार नोटिफिकेशन आ गया, मेरा तैयारी नहीं हुआ है, कैसे करूं, मेरा ये क्वेश्चन, मेरा इंग्लिश भी बचा है, गणित भी बचा है, बहुत सारे मन में ऐसे डाउट्स आ जाते हैं, है ना। तो देखो ऐसा क्यों, क्योंकि हमने कहीं ना कहीं इस चीज से गुप्त भोगी है। कैसे गुप्त भोगी है, हमारा CG टेट हमने नहीं पढ़ा था, तैयारी कम थी, हमने दिला लिया, कम नंबर आया, ले लेके पास हुए थे, ठीक है। लेकिन इस बार क्या है, हमने पहले टाइम जो शिक्षक भर्ती दिलाए थे 23 वाले में, हमने कहां कहां पे गलती किए थे उस सबको हमने एक्सपीरियंस कर लिया है। अब वो मतलब इतना डर बैठ गया है कि इस बार अगर मेरा नहीं होगा तो मैं क्या करूंगी, है ना। तो एक डर हो जाता है कि उस टाइम मेरा पेपर बिगड़ा था, मैंने कहां पे गलती किया था, एक हमारे ऊपर एक डर बैठ गया है, ठीक। तो ये डर जो है वो इसमें अप्लाई हो जाता है। जब देखो, जब आपने परीक्षा उस टाइम दिलाया रहा होगा, ठीक है, तो आपकी तैयारी कैसे भी रही होगी, लेकिन उतना डर आपको नहीं लगा होगा, ठीक है। लेकिन जैसे ही रिजल्ट आया, आपने देखा आपके आसपास के लोगों का लग गया, तो आपको थोड़ा अजीब लगा होगा, है ना, कि मैं भी तो उतना ही पढ़ रही थी, मेरा क्यों नहीं लगा। तो वहां पे थोड़ा सा अब आपको डर बढ़ जाएगा, ये जो है वो आपका क्या हो जाएंगे, अनकंडीशनल रिस्पॉन्स, अनकंडीशनल स्टिमुलस होंगे। लेकिन जैसे ही परीक्षा का नाम लेते ही आपके माइंड में एक डर बैठ रहा है, तो वहां पे वो परीक्षा जो है वो किसका काम करेगा, कंडीशन स्टिमुलस का काम करेगा। और परीक्षा का नाम सुनते ही आप जो पढ़ने लग जा रहे हो, अपने काम में लग जा रहे हो, ठीक है, एकदम हावी हो जा रहे हो उस काम पे, वो क्या हो जाएगा, कंडीशन रिस्पॉन्स हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे परीक्षा का नाम, अगर मैं यहाँ पे पूछ दूं कि परीक्षा वहां पे क्या है, तो परीक्षा वहां पे क्या हो जाएगा, CS हो जाएगा, ठीक है। परीक्षा यहाँ पे क्या हो जाएगा, CS हो जाएगा, कंडीशन स्टिमुलस हो जाएगा, ठीक है। तो ये समझ पाओगे ना कि ऐसे कोई भी कभी क्वेश्चन आएगा तो कौन सा CS है, कौन सा CR है। इतने सारे क्वेश्चन तो हमने बना ही लिए कि ऐसा कुछ आएगा तो बिल्कुल हम क्या कर सकते हैं, इसको बना सकते। चलो, और है, कुत्ते को भोजन देने से पहले घंटी बजाई गई, कुछ दिनों बाद केवल घंटी सुनकर ही कुत्ते के मुंह में लार आने लगी। यह घंटी क्या कहलाएगी, बताइए, स्वाभाविक, अनुबंधित, अनुबंधित और अस्वाभाविक, ठीक। तो यहाँ पे हिंदी में भी रहेगा और इंग्लिश को भी अच्छे से आप लोगों को जान लेना है। हाँ बिल्कुल, डर लगता है, सभी को डर लगता है, गला सबका सूखता है, पसीने सबके आते हैं, ठीक है, लेकिन घबराना नहीं है। तो ऋतिक रोशन क्या पीते हैं, उसको पी करके आपको तैयारी करनी है, ठीक है, सबका गला सूखेगा, ठीक है वीरेंद्र जी, दीपिका जी, हाँ। चलिए, CR है सभी का, ठीक। तो कुत्ते भोजन देने से पहले मतलब कुत्ते को भोजन देने से पहले घंटी बजाई गई, कुछ दिनों बाद केवल घंटी ही सुन के उनके मुंह में लार आने लगी। तो घंटी क्या कहलाएगी यहाँ पे, तो घंटी जो है वो स्वाभाविक तो नहीं होगा क्योंकि भोजन स्वाभाविक उद्दीपक था वहां पे, ठीक है। अनुबंधित अनुक्रिया जो कर रहा था, मतलब भोजन को देख करके वो उसके मुंह में लार टपक रहा था, तो लार जो है वो अनुबंधित क्रिया कहलाएगा, ठीक। और उद्दीपक किसका काम करेगा, अनुबंधित उद्दीपक कौन सा हो जाएगा, तो आपको याद रखना है कौन सा, घंटी हो जाएगा, ठीक। चलिए, गुड। इमली का नाम सुनते ही किसी व्यक्ति के मुंह में पानी आ जाता है, तो नींबू क्या है, नींबू क्या है, ये रीजनिंग का याद आ गया। आसमान को अगर हम नीला कहें, नीला को अगर नींबू कहें, नींबू को अगर पानी कहें, तो वहां पे नींबू क्या है, ऐसा टाइप का क्वेश्चन होता है ना।
याद आ गया, ठीक है। तो यहाँ पे इमली है, क्या है ये, इमली। तो देखो भाई, इमली को सुन के सभी के मुंह में पानी आता ही आता है, जाहिर सी बात है, ठीक है कि नहीं है। अभी मैंने इमली कहा तो देखो कई लोगों के मुंह में पानी भी आ गया है, ऑनलाइन वालों के मुंह में भी पानी आ गया होगा, मेरे भी मुंह में पानी आ गया है, ठीक है। तो देखो इमली को देख करके जो मुंह में पानी आता है, तो वहां पे इमली को देख के मुंह में पानी आ रहा है, खाने के बाद पानी आ रहा है, वो क्या हो जाएगा, अनकंडीशनल स्टिमुलस होगा, ठीक है। इमली को देख करके मुंह में क्या आ रहा है, मतलब पानी आ रहा है, तो वो लार जो आ रहा है वो क्या हो जाएगा, अनकंडीशनल रिस्पॉन्स हो जाएगा। लेकिन मैंने यहाँ पे इमली कहा, लिखा भी इमली है, और इसको देख करके आपके मुंह में जो पानी आ रहा है, इमली काश मिलता, नमक मिर्च मसाला डाल के मैं खा लेती, लाटा बना के खा लेती। सोचो लाटा कितना अच्छा लगता है गर्मी के दिनों में, है ना, पानी आ रहा है ना मुंह में, तो वो क्या किसका काम कर रहा है, जो इमली है वो सीएस का काम कर रहा है, इमली जो है वो सीएस का काम कर रहा है, और आपके मुंह में जो क्या आ रहा है, पानी आ रहा है, ठीक है, कि लाटा बना के मैं खा लेती इमली का, तो वो क्या हो जाएगा, CR हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे इमली क्या होगा फिर बताइए, तो इमली जो है वो फिर नहीं है क्या, ये CS है, ठीक है, यहाँ पे U नहीं है, ये CS, ये वाला ऑप्शन होगा आपका। बताइए, चलिए, हाँ आपको पता है ना, इमली जो है वो, हाँ टाइपिंग मिस्टेक हो गया है, ये CS है ना, ये देखो यहाँ पे, तो इसको आप लोगों को क्या ले लेना है, ये वाला आंसर ले लेना है, CS। तो समझ में आया ना, इमली देख करके अगर प्रत्यक्ष रूप से पास में है तब आ रहा है तो वो स्वाभाविक होगा, लेकिन इमली का नाम सुनते ही आ रहा है कि लाटा वाटा बना के मैं खा लूं, मुंह में पानी आ रहा है, अब भी मिलेगा, चाट चाट के खा लूंगी, वो क्या हो जाएगा, तो वो हो जाएगा आपका मुंह में जो पानी आ रहा है CR, और इमली वहां पे नाम क्या है उसका, CS हो जाएगा, ठीक। चलिए, हाँ, लाटा बनाकर खाने में बहुत मजा आता है। एक बच्चा सफेद कोट देखकर डरने लगता है क्योंकि अस्पताल में उसे इंजेक्शन लगाया गया। यह उदाहरण बच्चे को इंगित करती है, देखो बच्चे को इंगित करती है बोला गया है, समझो प्रश्न को और आपको आंसर लगाना है, ठीक है। जाहिर सी बात है, बच्चे लोगों को ले जाओ, हॉस्पिटल के नाम से ही डरने लग जाते। देखना, आप कहीं जा रहे हो और बच्चा जैसे ही मम्मी मैं भी जाऊंगी, पापा मैं भी जाऊंगा, तो आप बोलो हम लोग हॉस्पिटल जा रहे हो, वो जाता ही नहीं है। हॉस्पिटल मींस इंजेक्शन, हॉस्पिटल मींस इंजेक्शन लगेगा मुझे, ठीक है। तो हॉस्पिटल उसके लिए किसका काम कर देता है, एक अनुबंधन बना लिया है कि नहीं उन्होंने, कि जब भी मैं हॉस्पिटल जाऊंगा मुझे क्या लगेगी, इंजेक्शन लगेगी, डर जाता है, अनुबंधन उन्होंने बना लिया है, ठीक है। इसी कारण तो आप कहीं भी जाते हो तो सबसे अच्छा एग्जाम्पल वही रहता है, हम लोग हॉस्पिटल से आ रहे हैं बेटा, तुम मत आ, ठीक है, होता है ना ऐसी। तो यही है, तो यहाँ पे बच्चे को इंगित करता है बोला गया, मतलब जो बच्चे की क्रिया है उसको यहाँ पे आपको बताना है कि बच्चे की क्रिया क्या कहलाएगी, बताइए। CR, UCR, CS, UCS क्या होगा, ठीक है। हाँ, वर्षा जी भी बोली, सही है मैम, ठीक। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, CS होगा। बच्चे की क्रिया को पूछा गया, देखो ध्यान से पढ़ना है क्वेश्चन को, ठीक है, भावनाओं में आकर के एकदम बह नहीं जाना है। अब देखो यहाँ पे सफेद कोट को देख करके वो डरने लग रहा है, तो सफेद कोट जो है वो इसके लिए किसका काम करेगा, CS का काम करेगा ना भाई। सफेद कोट मींस डॉक्टर, और ये डॉक्टर मुझे क्या लगाता है, इंजेक्शन लगाता है, डर गया, घबरा गया, मतलब वो डॉक्टर क्या है, उद्दीपक का काम कर रहा है, कंडीशन बना दिया है, ठीक है। तो देखो डॉक्टर को अगर वो देख करके डर रहा है तो वो स्वाभाविक क्रिया होगी, ठीक है। लेकिन सिर्फ सफेद कोट को या हर सफेद कोट जो पहने हैं व्यक्ति, उनको वो देख करके डर रहा है तो वो क्या हो जाएगा, कंडीशन स्टिमुलस हो जाएगा। और उसको देख करके वो डर रहा है, मतलब बच्चे अगर कोई क्रिया कर रहा है तो बच्चे वहां पे क्या कर रहा है, कंडीशनिंग रिस्पॉन्स दे रहा है, कंडीशनिंग क्या दे रहे हैं, रिस्पॉन्स दे रहा है। समझ पा रहे हो ना, ये इसका आंसर जो है वो A होगा ना कि C होगा। देखो बहुत लोग C लगाए हैं, इसी चीज को आप लोगों को समझना है, ठीक है। आया ना समझ में, C क्यों नहीं आएगा भाई, यहाँ पे पूछा गया उसको देखो ना कि सफेद कोट को देखकर डरने लगता है क्योंकि अस्पताल में उसे इंजेक्शन लगाया जाता है, ठीक है। यह उदाहरण बच्चे को इंगित करता है, मतलब बच्चे क्या क्रिया दे रहे हैं। यहाँ पे अगर सफेद कोट के बारे में पूछता तब क्या आता, CS आता। सफेद कोट जो है वो उसके लिए कंडीशनल स्टिमुलस का काम कर रहा है, लेकिन वहां पे बच्चे जो क्रिया दे रहे हैं सफेद कोट को देकर के घबरा जा रहे हैं कि नहीं रे दादा मैं हॉस्पिटल जावे नहीं करो, सफेद कोट वाला कर तो जाना चाहिए बोला, ठीक है। तो वो क्या कर रहे थे, तो वो CR कर रहे थे। CR भी बोलने का मतलब है कंडीशनल रिस्पॉन्स वो दे रहा है, ठीक है। हाँ बिल्कुल, चलिए नेक्स्ट है, यदि शिक्षक प्रतिदिन मुस्कुराकर पढ़ाते हैं और बच्चे पढ़ाई में रुचि लेने लगते हैं तो यह किस प्रकार का अधिगम है, ये आपको बताना है। शास्त्रीय अनुबंधन, प्रश्न एवं त्रुटि, अंतर्दृष्टि, अनुकरण। देखो ऐसे क्वेश्चन भी आ सकते हैं भाई, ठीक है, इजी लगते हैं देखने में लेकिन वहां पे आप बना नहीं पाते ऐसे क्वेश्चन को, ठीक है। तो देखो आपका मतलब
आप पढ़ते हो, स्कूल में भी आपने कहीं ना कहीं पढ़ा होगा, ठीक है। तो बहुत सारे शिक्षकों से हमारी मील होती है, सबकी अलग अलग सब्जेक्ट होती है ना। तो कभी कभी आपको ऐसा लग रहा होगा कि अरे यार कहाँ कहाँ से आगे, एकदम पूरा 1 घंटा ही खराब कर दी पूरा। ऐसे कोई टीचर होते थे ना, ठीक है। लेकिन कोई ऐसे टीचर भी होते थे जिनकी पीरियड में हमको इतना मजा आता था कि उनका हम वेट करते थे, अरे यार शर्मा सर कितने टाइम आएंगे, साहू मैम कितने टाइम आएंगे, साहू सर कितने टाइम आएंगे, तो हम उनका वेट करते थे। जैसे आप लोग यकीन नहीं करोगे, जब मैं 10वीं में थी ना, तो हमारे एक मैथ्स के टीचर होते थे, बताना तो नहीं चाहिए लेकिन जरूरी है ये बताना, क्योंकि एक टीचर को ऐसे नहीं होना चाहिए भाई, ठीक है। 10वीं में देखो बोर्ड एग्जाम था ना हमारा, 10वीं में एक टीचर था ओपी सर करके, सॉरी नाम नहीं बताना चाहिए। अब वो क्या करते थे, देखो ऐसे लोगों का नाम हम भूल भी नहीं पाते ना लाइफ टाइम में। तो वो आते थे, ठीक है, अटेंडेंस लेते थे, उसके बाद साइन थीटा कॉस थीटा पूरा वो ऐसे चीट लेके आया करते थे, ठीक है। इतना बड़ा उनका ऐसे चीट रहता था 3-4 पन्ने का, और 3-4 पन्ने को पूरा ऐसे देखते थे, पूरा उतार देते थे, ठीक है। उसके बाद बोला चलो लिखो। फिर हम लोग क्या ही समझेंगे, साइन थीटा कॉस थीटा हमारे लिए नया है, 9th में तो पढ़े थे, लेकिन देखो कॉन्सेप्ट 9th में होते हैं, लेकिन 10th में उसको अच्छे से हमको समझना रहता है। बोर्ड एग्जाम है, वो भी गणित है, सोचो, ठीक है। अब वो लिख दिया, उसके बाद बैठ गया कुर्सी में, हम लोग चिल्ला रहे इधर पीछे बैठ के, सर समझ में नहीं आया बताओ ना, वाह क्या समझना, लिखो उसको कॉपी में। देखो मतलब ना पहले ही क्लास में, अब देखो हमारा क्लास टीचर भी था ना, वो पहले ही क्लास में ना दिमाग इतना खराब हो जाता था कि दूसरे पीरियड को ना अटेंड करने में एकदम माइंड पूरा, यार मेन चीज हमारा गणित होता है, उसमें कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं तो कोई मतलब ही नहीं है, और आप आके 4 पन्ना छाप दे रहे हो तो क्या मतलब बताओ तो आपको गणित पढ़ाने से, ठीक है। तो एक टीचर को ऐसे नहीं होने चाहिए यार। अलग से ना कभी हम लोग को पूछते नहीं थे क्या प्रॉब्लम है, क्या दिक्कत है, कभी हम लोग के साथ आज तक हंस के बात नहीं किए थे, इतना मतलब माइंड खराब हो जाता था देख के, ऐसा लगता था, ठीक है। तो ऐसे नहीं होना चाहिए। लेकिन उसी क्लास में एक और मैम आती थी, इतनी हंसती रहती थी, मस्त आ करके हंसते हंसते पढ़ाती थी, पूछती थी कैसे चल रहा है आपका तैयारी, क्या कर रहे हो, तो हम उनका वेट करते थे कि यार साइंस का क्लास कब हो, वाली मैम कब आएगी। तो ये ज्यादा मतलब देखो ना, भी आप टीचर हो, आपका जो काम है वो सिर्फ पढ़ाने का नहीं होता ना। पढ़ाने का मीन्स बोलने का सिर्फ किताबी के तक आप सीमित नहीं होते, आपका काम जो है वो बच्चों को एक रीइंफोर्समेंट देने का भी होता है, रुचि दिखाने का भी होता है। आप अगर पढ़ा रहे हो, आपके क्लास में बच्चे इंटरेस्टेड ही नहीं है, सीख ही नहीं रहे, तो क्या मतलब आपको टीचर होने से, बताओ, है ना भाई। तो इसी कारण ना कुछ टीचर्स के कारण गवर्नमेंट स्कूल जो है वो एक्चुअली में बदनाम होता है, लेकिन गवर्नमेंट स्कूल जो हम सोचते हैं ना वैसे नहीं होते हैं। देखना मैं सच बोलती हूँ कि अगर हम लोग टीचर बन के चले जाते, आप लोग टीचर बन के जाओगे ना, उसको सच में क्या रहेगा कि हमको पता रहता है ना, क्योंकि हम पूरा बाल विकास पढ़ के जा रहे हैं, हर चीजों को हम पूरा गुप्त भोगी हम भुगत करके जा रहे हैं ना, कि हम गवर्नमेंट स्कूल में पढ़े। तो जो हमारे टीचर हमारे साथ किए हैं, हर टीचर की बात नहीं करी, कुछ थे, तो वो हम अपने बच्चों के साथ ना करें, और हम उनको ऐसी शिक्षा दे कि जो गवर्नमेंट स्कूल होते, प्राइवेट स्कूल, उनके वो भी कैसे रहे, फेल हो जाए, ऐसे टाइप का हम ऐसे सोच के जाएंगे कि नहीं। और मेरे क्लास में कम से कम ऐसा रहे, ऐसे नहीं कि मैं भी जाके कुर्सी में बैठ के ऊंघा पढ़ा रही हूँ। क्लास में कम से कम बच्चे हंसे गाए, है ना, जो भी है अपना उनकी प्रॉब्लम्स को हमारे साथ क्या कर सके, शेयर कर सके। कम से कम इतना बॉन्डिंग तो आपको बनाना है टीचर और किसके बीच में, एक विद्यार्थी के बीच में, ठीक है, कि आपको वो अपनी प्रॉब्लम, देखो घर में वो मम्मी पापा को सारी प्रॉब्लम्स बताती है, लेकिन यहाँ स्कूल में आने के बाद ना आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है। उनको लग रहा है, क्या लग रहा है, तबियत खराब है, ये आपको वो अपना माँ मानती है, सेकंड माँ, है ना, सेकंड पापा, जो भी आप बोल सकते हो। तो वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि आप वहां पे उनको कैसे ट्रीट करते हो, ठीक है। तो हमेशा आपको यही है कि एज अ टीचर हमेशा आपको उनके साथ में बॉन्डिंग अच्छे से बना के चलनी है। क्लास को भी पढ़ाओ, कोई भी सब्जेक्ट पढ़ाओ, एकदम प्रभावी गति से पढ़ाओ, है ना, ला दो। देखो जब मैं इससे पहले स्कूल पढ़ाती थी 4-5 साल पहले, तो मैं ना ऐसे कुर्सी में भी बैठ के पढ़ाती थी, लेकिन हमेशा जैसे कविता कहानी होता था, तो उसको मैं ना, आप लोग यकीन नहीं करोगे कि मैम ऐसे बोल रही है करके, सच में आप लोग पूछ लेना किसी से भी, चाहे मेरे अभी भी बच्चे हैं मेरे याद करते हैं ना, 12वीं कॉलेज में भी कोई फर्स्ट ईयर में भी पढ़ रहे हैं, तो फिर ना उन लोग मतलब अभी भी याद करते हैं कि मैम आप कितने अच्छे से पढ़ाते थे, पूरा पोयम कविता याद हो जाता, उन लोगों को पूरा खड़ा करवा करके मतलब गतिविधि करा के मैं पढ़ाती थी, है ना। तो ऐसे होना चाहिए कि आपके क्लास में एक ऐसे प्रभावी, आप अपने क्लास को ऐसे क्रिएट कर दो कि उनको ना लगे कि हम पढ़ रहे हैं या एक बोझ के समान हम आए हैं क्लास में लेकर के, है ना। ऐसे लगे कि मनोरंजन के साथ साथ आप उनको बौद्धिक मानसिक विकास भी करा रहे हो, ठीक है। तो ये होने चाहिए एक, ठीक है। हाँ हाँ, मैं किसी का कमेंट नहीं पढ़ने वाली अब, ठीक है। बहुत खतरनाक कमेंट रहता है आप लोगों का। कोई बोल रहा है कि मैम पत्नी से झगड़ा होकर क्या है
होगा, तो इसी हम कर रहे हैं ऐसे करके, ठीक है। हाँ, तो वही चीजें है कि आपको बच्चों को डराना नहीं है, हमेशा उनके साथ में ऐसे सहयोग प्रदान करके क्या करना है, चलना है, ठीक है। हम लोग भी याद करते हैं मैम जी, हाँ बिल्कुल ठीक। तो यही चीजें हैं। तो देखो, यदि शिक्षक प्रतिदिन मुस्कुराकर पढ़ाते, तो यही है कि एक शिक्षक ऐसे है जो एकदम मूल उठार के आंखें चलो रे पढ़ो, कहा रे बताओ, एक शिक्षक प्रतिदिन, अब ऐसे में आपका क्लास में मन लगेगा क्या, बताओ। लेकिन एक शिक्षक ऐसा है जो आपको बस आपके फेस में स्माइल ला दे रहा है, ऐसे पढ़ भी रहे हो उसको आपको नहीं लग रहा है कि हम पढ़ रहे हैं, ठीक है, सीडीपी से आपको एकदम लगाव हो जा रहा है। तो ये चीजें जो है वो एक्चुअल में क्या होती है, सही होती है ना। तो ये एक असली टीचर की क्या होती है, पहचान होती है। तो यही है कि एक शिक्षक प्रतिदिन मुस्कुराकर पढ़ाते हैं, बच्चे पढ़ाई में रुचि लेने लगते हैं। तो किस प्रकार का अधिगम है, तो बिल्कुल ये किस प्रकार का अधिगम होगा, ये शास्त्रीय अनुबंधन ही होगा। क्योंकि शास्त्रीय अनुबंधन भी क्या बोलता है, शास्त्रीय अनुबंधन मीन्स क्या होता है यार, बॉन्डिंग। और बॉन्डिंग मीन्स क्या, जहां पे ऐसे टीचर जिनको देख के ही, जिसकी स्माइल देखते ही, जिनके क्लास में ही हमको इतना मजा आता है, उनके साथ हमारा एक कनेक्टिविटी जुड़ जाता है ना, कि उनको हम अपनी बातें बता सकते हैं। कभी बात करिए तो बिल्कुल उनके साथ अच्छे से हम बात कर सकते हैं, कि ऐसे टीचर जो हमको हंसा रही है ना, तो मतलब वो हमारे लिए ही है, तो उनके साथ देखना आपका कनेक्टिविटी अच्छा हो जाता है। लेकिन ऐसे जो ही सड़ा मुंह बना के क्लास में आ रहा है, तो आप लोग देखना उसके साथ अच्छे से अपना बॉन्डिंग बना पाते हो क्या, नहीं बना पाते। तो यही है, तो खुद ऑलरेडी सड़ा मुंह लेकर के आया है, इसको हम क्या ही पूछे, ऐसा भी हो जाता है कभी कभी, है ना। तो सॉरी, मैं किसी को नहीं बोल रही थी, लेकिन एक टीचर, एज अ टीचर आपको ऐसा नहीं होना है, ये मैं आपको बताने की कोशिश करी थी, ठीक है। तो यही है, तो बॉन्डिंग हमारे बीच बन रहा है, एक शिक्षक के बीच में और एक इसके बीच में, छात्र के बीच में, ठीक है। और बॉन्डिंग बनाने का काम कौन करता है, तो शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत करता है। तो ये जितने भी क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट है, ये सबको आप लोगों को याद रखना है, ठीक है। ये प्रश्न का तो हकदार आप हो मैम, हाँ हाँ ठीक है भाई, थैंक यू। चलिए, हो गया सबका, मुझे भी सीडीपी से लगाव है आपके कारण। हाँ, किसी का नाम वाम नहीं ले रही हूं मैं, ठीक है। चलिए, तो ये समझ में आया, अब हो गया शायद हमारा खत्म। ये एक और है लास्ट। एक विद्यार्थी गणित के शिक्षक को देखकर घबराने लगता है। आप लोग के साथ भी ऐसी होता था, ठीक है, क्योंकि शिक्षक हमेशा डांटते हैं। किसका उदाहरण है, ठीक है। तो ये तो मेरा ही एग्जाम्पल दे रहे हैं, क्योंकि तीसरी में हमारे ना एक शर्मा सर होते थे, ठीक है। मैं नहीं भूलती हूँ ना, ऐसे ऐसे जो मेरे साथ इंसिडेंस हुआ है उसको। वो गणित पढ़ाते थे हम लोगों को, और वो एकदम मोटे कट्टे गोरे रहते थे, और सबका नाम लेके चिढ़ाते थे ना, अरे करिया, अरे गोरिया, ऐसा करते, मतलब एकदम ना निगेटिव वाले रीइंफोर्समेंट देते थे हम लोगों को, ठीक है। अगर कोई अच्छा गोरी गोरी जैसे लड़की दिखेंगी ना, उसको ना, भले वो गधी रहे, उन लोग को बहुत पसंद करते थे। लेकिन थोड़ा जैसे सांवले लड़के हो गए, सावली लड़की हो गया ना, उन लोगों को तो एकदम ना, कतनों भी थे टॉपर क्लास के, कोई भाव नहीं देते थे। तो ऐसे भी टीचर रहते हैं ना, देखो सबकी अपनी अपनी प्रवृत्ति होती है। अब देखो, वो गणित पढ़ाते थे, तो कभी भी ऐसे कैलकुलेशन में, तीसरी के थे ना, तो तीसरी में जोड़ना घटाना गुना भागी हम नॉर्मली सीखते हैं, तो थोड़ा सा गलत हो जाता था ना, उसके बाद वो इतना चिल्लाते थे, इतना अजीब अजीब नाम लेते थे, बाल पकड़ के खींचते थे। तो मुझे तो ना उनका मतलब ना, तीसरी क्लास में ना स्कूल जाने से ही डर लगता था। मतलब गणित से, उस सर से, शर्मा, जितने भी शर्मा वाली चीजें है ना, उनसे ही डर लगने लग जाता था। तो ऐसा था ना, तो ऐसा नहीं होना है भाई आप लोगों को, ठीक है। तो यही चीजें है। तो देखो, गणित सुनते ही दिमाग में मेरा डर बन गया। मतलब वो सर ने मुझे इतना ज्यादा डरा दिया था गणित को लेकर के, कि तुमको ये नहीं आ रहा है, वो नहीं आ रहा है, तो मुझे ऑटोमेटिक इससे डर लग गया, चिढ़ लगने लग गया था, है ना। तो इसी कारण मैंने गणित लेकर के पढ़ाई नहीं की है, ठीक है। बायो में चली गई, अच्छा खासा परसेंट था मेरा। 10वीं में सर बोले मैथ्स नहीं सर, मैं लूंगी नहीं, तो मैंने बायो ले ली, ठीक है। तो ऐसा भी होता है ना, कभी कभी आपके स्टार्टिंग से आपके जब कुछ भी घटना घटा रहता है, ठीक है, बचपन में, और उस घटना को जब आप नहीं भुला पाते ना, तो आपको लाइफ टाइम याद रहता है, उसके कारण आप बहुत सारी चीजों को नहीं कर पाते हो। लेकिन अभी क्या, मुझे क्या पता था कि गणित कभी भी साथ नहीं छोड़ेगी करके, लाइफ टाइम जब तक आपको सक्सेस नहीं दिला देती, इसको ये हमारा साथ छोड़ेगा ही नहीं, ठीक है। तो वही है, मैं तो यही सजेशन दूंगी, गणित वनित लेके पढ़ो रे भैया, वही अच्छा है, ठीक है। चलिए, हाँ ठीक। तो यहाँ पे क्या पूछा गया है कि घबराने लगता है क्योंकि शिक्षक हमेशा डांटते हैं। यह किसका उदाहरण है, शिक्षक क्या है, यहाँ पे पूछा गया है, ठीक है। शिक्षक क्या है, बताइए बताइए। एक विद्यार्थी गणित के शिक्षक को देखकर घबराने लगता है क्योंकि शिक्षक हमेशा डांटते हैं। और यह किसका उदाहरण है बताना है, तो शिक्षक है, शिक्षक के बारे में पूछा गया है यहाँ पे।
देखो, अगर आप गणित के शिक्षक को देख करके डरा रहे हो, ठीक है, शिक्षक को देख करके डरा रहे हो, डर रहे हो, तो शिक्षक जो है वो वहां पे कंडीशन स्थापित अभी नहीं हुआ है ना भाई, शिक्षक आपको डरा रहा है स्टार्टिंग से, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अनकंडीशनल स्टिमुलस है जो शिक्षक है वो, ठीक है, शिक्षक को देख करके आपको जो डर लग रहा है, ठीक है, वो क्या हो जाएगा, अनकंडीशनल रिस्पॉन्स हो जाएगा। लेकिन शिक्षक को डर आप किसके वजह से रहे हो, गणित के वजह से रहे हो, गणित आपको नहीं आ रहा है तो मारपीट दे रहा है, जो भी आपको डर आ रहा है, तो अब मुझे गणित से ही डर लगने लग रहा है, अब मुझे गणित से ही डर लग रहा है, तो यहाँ पे मैंने बॉन्डिंग बना लिया कि जब जब मैं गणित क्लास में रहूंगी, गणित नहीं बना पाऊंगी, मुझे शिक्षक जो है वो डांटेंगे, मारेंगे, डर बैठ गया है, तो यहाँ पे गणित जो है वो क्या होगा, तो गणित जो है वो CS होगा, ठीक है, और गणित को सुनकर के मेरे माइंड में जो आ रहा है, आप लोग के भी माइंड में आता होगा, बहुत लोगों का गणित जो है वो वीक होता है, गणित मतलब अरे यार ऐसे करके, तो वो जो रिस्पॉन्स अब अरे यार वाला दे रहे हो, ठीक है, वो क्या हो जाएगा, CR हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे शिक्षक के बारे में पूछा गया, तो शिक्षक क्या है बताओ, अब शिक्षक क्या है, गणित के बारे में पूछता तब आपको क्या लेना था, CS लेना था, ठीक है, गणित को देख करके आपको घबराहट हो रहा है तो क्या है, CR है, लेकिन शिक्षक क्या है आपके लिए, स्वाभाविक उद्दीपक होगा ना जी, ठीक है, अनकंडीशनल स्टिमुलस होगा, शिक्षक जो है वो अनकंडीशनल स्टिमुलस होगा। और मुझे पता है अधिकतर लोगों ने इसका आंसर देखो गलत लगाया है, ठीक है, चलिए सुधार लेना है, हाँ बिल्कुल राजेश्वरी जी, वेरी गुड, क्या हो जाएंगे, स्वाभाविक उद्दीपक होंगे, स्वाभाविक उद्दीपक होंगे, क्योंकि शिक्षक के बारे में पूछा गया है ना यार, देखो स्वाभाविक, अस्वाभाविक, अस्वाभाविक करके कितना सारा आप लोग गलत कर दिए, ठीक, तो ऐसे यहाँ पे गलती नहीं करनी है, मैं बता रही हूँ ना, देखो शिक्षक क्या है, आपको गणित पढ़ा रहे हैं और यही आप में डर का माहौल क्रिएट कर रहे हैं, ठीक है, तो शिक्षक के कारण मतलब गणित के ही कारण आप में डर लग रहा है, मार पीट रहे हैं आपको, तो वहां पे शिक्षक क्या हो जाएंगे आपके लिए, स्वाभाविक उद्दीपक होंगे ना भाई, क्योंकि शिक्षक को डायरेक्ट प्रत्यक्ष देख के आप डरोगे और उसको देख करके आप डर रहे हो, मतलब वो स्वाभाविक क्या हो जाएंगी, अनुक्रिया होंगी। लेकिन अब गणित को सुनते ही, क्योंकि वो शिक्षक जो है वो किनके है, गणित के है, तो गणित के प्रति आपने बॉन्डिंग बना लिया है कि गणित विषय के कारण ही मैं बार बार शिक्षक से मार खाती हूँ, तो गणित ही मेरे लिए दुश्मन है, तो आपने वहां पे गणित के लिए बॉन्डिंग बनाया, तो गणित जो है वहां पे CS है, कंडीशनल स्टिमुलस, और CR जो है आपने गणित को देख करके डरा, वो CR हो जाएंगे। गलत सही है, हाँ चलिए वेरी गुड, ठीक, चलिए अब हमारा ये जो क्लासिकल कंडीशनिंग है ये खत्म हो गया। और किसी को डाउट है क्या अभी भी इसमें, बताओ, बना लोगे यहाँ से पूरा कौनती कांता से क्वेश्चन आया है, एक टेंशन मत लो, यहाँ से कोई भी ऐसे क्वेश्चन आएगा ना बना लेना, बस आपको याद रहना चाहिए इसका और नाम क्या क्या है, क्योंकि इसमें 4-5 ऐसे सिद्धांत है जिसका बहुत सारे नाम है, ठीक है, कनेक्ट भी करवाते रहती हूँ आप लोगों को, तो नाम को बस अच्छे से आपको याद रखना है भाई, ठीक, हाँ बिल्कुल, कभी कभी टीचर्स के ही कारण हमको मैथ्स से डर लगता है, बिल्कुल वीरेन जी, तो आप लोगों को मैथ्स के डरावने वाले टीचर नहीं बनना है, मैथ्स के प्यारे वाले टीचर बनना है, ताकि बच्चों को मैथ्स से क्या हो जाए, लगाव हो जाए, एक जुड़ाव हो जाए, प्यार हो जाए मैथ्स से, ठीक है। चलिए तो अब हम देखेंगे कौन सा, किनका सिद्धांत, स्किनर का सिद्धांत, किसका सिद्धांत, तो हमने एक बिल्ली का देख लिया, ठीक है, एक हमने किनका देख लिए, कुत्ते का भी देख लिए, ठीक, पढ़ाई में इसका क्या क्या हम यूज कर सकते हैं, बच्चों के लिए हम इसका कैसे कैसे यूज कर सकते हैं, तो यही जो जितने भी आपने सिद्धांत देखे ना, ये सब बच्चों के लिए हमने यूज किए थे पावलोव के सिद्धांत में, ठीक है, कि बच्चे किसी भी चीज को देख के डर जाते हैं, ठीक है, तो वो क्या चीजें हैं और इसके लिए हम कैसे कैसे उनको हम सकारात्मक चीजें भी बता सकते हैं, नकारात्मक चीजें भी उनके साथ होती है, ये सब। अब हम देखने वाले हैं किनका, स्किनर का क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत, ठीक है, क्या देखेंगे, स्किनर का क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत। तो सबसे पहले तो इससे पहले हम स्किनर के बारे में कुछ चीजें जान लेते हैं, यहाँ तक आपको एकदम ज्यादा नहीं पूछेंगे, बस आपको ये याद रखना है, कभी कभी क्या पता व्यापम का कोई भरोसा नहीं है, आपको इधर पूरा मनोवैज्ञानिकों का नाम और इधर पूरा जितने भी उनके देश है उनका नाम दे दे, है ना, कहाँ कहाँ से बिलोंग करते हैं, चलो बताओ करके, तो ये याद होना चाहिए कम से कम। जो इंपॉर्टेंट मनोवैज्ञानिक है ना, पावलोव हो गए, स्किनर हो गए, थॉर्नडाइक हो गए, आपके जीन पियाजे हो गए, ठीक है, और क्या बोलते हैं प्लेटो हो गए, रूसो हो गए, कम से कम इसके बारे में आप लोगों को याद रखना है, ठीक है, ये सब कहाँ से आए थे, क्योंकि सबसे ज्यादा CDP में यही लोग हड़कंप मचा के रखे, इसी का नाम बार बार देखोगे नहीं आप लोग, हर परिभाषा में, हर टॉपिक में
प्लेटो आएंगे, रूसो आएंगे, थॉर्नडाइक आएंगे, ठीक है, रॉस आएंगे, ये सब का आप लोगों को एक बार देख लेना है। ठीक, लाऊंगी एक आध बार, एक आध टॉपिक ही रहेगा पूरा स्किनर, जितने भी मनोवैज्ञानिक है ना उन लोगों का पूरा, उन लोग कहाँ से बिलोंग करते हैं, डेट ऑफ बर्थ कब कब है, सबसे पहले कौन आया था, ये सबको भी हम थोड़ा थोड़ा देख लेंगे। ठीक, तो चलिए स्किनर का हम क्या देखते हैं, सिद्धांत देखते हैं, स्किनर का सिद्धांत। फिर से इसका स्टार्ट हो गया है, ये देखो गलत गलत लिखा रहा है। ठीक, चलिए तो सबसे पहले तो आपको जानना है कि स्किनर कहाँ के मनोवैज्ञानिक थे। ठीक है, तो स्किनर जो है वो अमेरिका के मनोवैज्ञानिक थे। ठीक, पावलोव कहाँ के थे, पावलोव कहाँ के थे, पीछे पलट के नहीं देखना है, रूसी मनोवैज्ञानिक थे। ठीक है, और उसके जस्ट हमने थॉर्नडाइक पढ़े थे, वो कहाँ के थे, अमेरिका के थे। उसके जस्ट पहले जीन पियाजे कहाँ के हैं, स्विट्जरलैंड। कोई भुला पाओगे क्या उनको, नहीं भुला पाओगे। ठीक है, तो ये सबको तो कम से कम आपको याद रखना है। ठीक, इन्होंने क्या किए थे, मतलब जो भी जंतु है उनके व्यवहार को देखने के लिए, ठीक है, इन्होंने एक प्रयोग किए थे, क्योंकि उस समय वही है, मनुष्य बहुत कम मिलते थे। अब कोई भी मनुष्य को पकड़ पकड़ के थोड़ी ना उनके व्यवहार को चेक करेंगे। तो पहले ये क्या बोलते थे, क्योंकि कहीं ना कहीं हम उनके ही पूर्वज थे, उनके ही हम जो भी है ना। तो उन्होंने क्या किया, चूहे और कबूतर पर उन्होंने रिसर्च किए थे। ठीक है, चूहे पर और एक किन पर, कबूतर पर। तो सबसे पहले चूहे पर करेंगे कि कबूतर पर करेंगे, ठीक है, दोनों पर किए थे, लेकिन इनका सबसे ज्यादा जो क्या था, प्रभावी था, वो कौन सा था, तो आपको याद रखने, चूहा वाला। कबूतर से नहीं आता है क्वेश्चन, भले आपको ऐसे पूछ दिए जाएंगे कि उन्होंने कबूतर पर भी किए थे क्या, तो बिल्कुल किए थे। सबसे पहले इन्होंने चूहे पर किए थे 1938 में, 1938 में, 43 है कि 48 है, 48 है ना, 1948 है। ठीक, उसके बाद कबूतर में इन्होंने कब किए थे, तो आपको याद रखना है 1900, थोड़ा सा मुझे भी डाउट हो रहा है यार, चूहा पे 48 में किए थे क्या, कब किए थे बताओ, 48 और एक क्या था, हाँ ये ना, ये 43 था ना। ठीक ठीक, और चूहा वाला कब था, एक मिनट मुझे ही याद नहीं आ रहा है देखो, लेकिन इतना पता है कि चूहे का पहले किए थे। ठीक है, 48 और 43 ऐसा कुछ था क्या, किनको पता है, चलो बताओ ऑनलाइन वाले। 38 है जी, 38, ठीक ठीक, 38 और 43, ये 38 है ना, मैंने 48 कर दिया था क्या। ठीक ठीक, अब ठीक है, चूहे पर सबसे पहले इन्होंने किए थे कब, 1938 में, और कबूतर पर कब किए थे, 1943 में। ठीक है, 38 और 43, 38 और कौन सा, 43, हाँ वेरी गुड, एकदम सही है। उन्होंने चूहे पर कब किए थे, 38 में पहले किए थे, उसके बाद किन पर किए थे, कबूतर पर। तो कबूतर का हमको ज्यादा नहीं पढ़ना है, दोनों पर सेम ही उन्होंने क्या किए थे, एक्सपेरिमेंट किए थे। ठीक है, तो उन्होंने क्या किया कि एक चूहे को, चलिए देख लेते पहले, उसके बाद इसका हम नाम देखेंगे। ठीक है, क्या क्या बोला जाता है इसको, देखिए। तो उन्होंने क्या किया, चूहे और कबूतर दोनों पर उन्होंने एक्सपेरिमेंट किए, जिसमें सबसे पहला उनका आपको याद रखना है किन पर किए थे, 1948 में उन्होंने किस पर किए थे, चूहे पर किए थे। अरे यार मुझे 48 से क्यों याद आ जाता है बार बार, ठीक सॉरी। चलिए, तो 1938 में उन्होंने किन पर किए थे, चूहे पर किए थे, जिसमें उन्होंने क्या किया था, एक स्किनर बॉक्स रखे थे, पेटी टाइप का। ठीक है, जैसे इससे पहले इन्होंने किए थे, मतलब कहीं ना कहीं ये थॉर्नडाइक से प्रभावित थे। ठीक है, थॉर्नडाइक ने जैसे किन पर किए थे, बिल्ली पर सबसे पहले किए थे ना, तो इन पर ये भी सोचे कि चलो मैं भी थोड़ा सा कुत्ता पर, चूहे पर करके देखता हूं कि उनका रिएक्शन क्या रहता है। ठीक है, तो ये क्या करते हैं, एक चूहे को, ठीक है, स्किनर बॉक्स में, बॉक्स का नाम क्या रहता है, स्किनर बॉक्स, ये दिख रहा है ना सबको, ऑनलाइन वालों को भी, स्किनर बॉक्स में चूहे को क्या कर देते हैं, बंद कर देते हैं। ठीक है, अब वो चूहा क्या करता है, तो देखो पहले तो वो इतना ज्यादा क्रिया नहीं करता था, चूहे जो है वो इतना ज्यादा क्रिया नहीं करता था, लेकिन थोड़ा थोड़ा, जैसे अब एकदम बोरियस टाइप से बॉक्स में ही थोड़ी ना बैठे रहेंगे यार, कुछ तो कुछ करेंगे। ठीक है, तो इधर उधर थोड़ा सा उछला कूदला, उसके बाद उसको अचानक से उसका जो पैर है, ठीक है, एक लीवर रखा था, जैसे उन्होंने बिल्ली पर किया था ना, तो वैसे ही इन पर भी उन्होंने क्या रख दिया था, एक लीवर रख दिया था। और जैसे ही उछल कूद किया, अचानक से उनका जो पैर है वो किस पर दब गया, लीवर पर।
और जैसे ही लीवर पर उनका पैर जो है वो दबा, उसके पास उसके जस्ट नीचे से क्या आना स्टार्ट हो गया, खाना आना, है ना। वो जो बोलते हैं ना आटे का, आटा वाला उसको बहुत पसंद होता है, आटे की गोली वो रख दिए थे उसमें। जैसे ही उसका पैर लीवर पर दबा, वैसे ही नीचे से भोजन आना क्या हो गया, स्टार्ट हो गया। ठीक है, अब चूहे को लगा अरे ये कैसे हो गया, अचंभित हो गया वो, ठीक है, आश्चर्यचकित हो गया, ये कैसे हो गया। फिर वो क्रिया करते रहा, ठीक है। फिर दूसरा बार देखा कि फिर से मैंने इसको दबाया, फिर से खाना आ गया, ठीक। तो इसको समझ में आ गया चूहे को कि अब मैं जब जब लीवर पर अपना पैर रख रहा हूं तब तक मुझे खाना मिल रहा है, भोजन मिल रहा है। तो स्किनर ने क्या कहा, ये जो भोजन है उसको इन्होंने रीइंफोर्समेंट कहा। क्या कहा, रीइंफोर्समेंट कहा, ठीक। रीइंफोर्समेंट मींस क्या हो जाता है, पुनर्बलन, पुनर्बलन, ठीक है। पुनर्बलन, अब देखो पुनर्बलन का ही अर्थ है क्या देना, बल देना। कैसे बल देना, पुनः बल देना। जैसे ही स्किनर ने देखा कि मैं बिल्ली के लिए जो खाना लाया हूं, उसके बाद बिल्ली जो है वो क्रिया कर रही है, बिल्ली जो है वो क्या करी, बार बार उस क्रिया को कर रही है, उनको क्या मिल रहा है, रीइंफोर्समेंट मिल रहा है, पुनर्बलन मिल रहा है। तो उन्होंने ये देखा कि जैसे उनको रीइंफोर्समेंट मिल रहा है तभी जो है वो, सॉरी बिल्ली बोल दी, क्या, चूहा जो है वो बार बार उस क्रिया को कर रहा है, ठीक है। तो स्किनर का यही क्या था, एक शोध था कि अगर हम किसी को क्या देते हैं, बार बार रीइंफोर्समेंट देते हैं, बार बार हम उसको पुनर्बलन देते हैं, तो जब हम उनको पुनर्बलन देते हैं तभी वो काम को अच्छे तरीके से करता है, नहीं तो वो नहीं करेगा। देखो वहां पे बिल्ली उछल कूद तो करती, लेकिन उसको एक समय कुछ भी नहीं मिलता तो उसके बाद वो कुछ काम को करती क्या, नहीं करती। वो लीवर में अपना हाथ पैर दौड़ाती क्या, नहीं दौड़ाती, ठीक है। लेकिन जैसे उसको पता चला कि लीवर में दबा रहा हूं, मुझे तो भोजन मिल रहा है, आराम से बंद है वो, ठीक है। अब उसको ये पता चल गया है कि अरे यार ऐसा आराम से आ रहा हो, क्या दिक्कत है, क्योंकि मैं जब भी लीवर को दबाऊंगा तब भी मेरे लिए तो आराम से खाना आ जाएगा, यही मेरा क्या है, सब चीज है। तो वो खुश हो गया है, ठीक है। तो यही है, यही जो क्या है एक्सपेरिमेंट है स्किनर ने किया था कि ये चीज जो है वो हम अपने बच्चों के साथ भी कर सकते हैं, जिस प्रकार बिल्ली ने किया कि जैसे हम कोई भी बच्चे को क्या देते हैं, जितना ज्यादा आप उनको रीइंफोर्समेंट देते हो। देखो जब हमने थॉर्नडाइक का सिद्धांत इससे पहले देखा था तो उसमें क्या था कि वो क्या करते थे, उद्दीपक देते थे, किसी भी काम को करवाने के लिए क्या देते थे, उद्दीपक देते थे, है ना, प्रयास करवाते थे उनको, बार बार उस काम को कराने के लिए क्या करवाते थे, प्रयास करवाते थे। लेकिन इसमें उन्होंने उद्दीपक न दे करके उनको क्या दिया, रीइंफोर्समेंट दे दिया। उनका नाम क्या दे दिया इन्होंने, रीइंफोर्समेंट, पुनर्बलन नाम दे दिया उन्होंने। कि अगर हम जितना ज्यादा किसी भी बच्चे को पुनर्बलन देते हैं, किसी को भी अगर आप पुनर्बलन देते हो तो उस काम को बार बार क्या करता है, वो इजिली तरीके से करता है, ठीक है। ऐसा किन्होंने कहा, स्किनर ने कहा। अब इसके कुछ नाम है, उसको देख लेते हैं, अन्य नाम, ठीक है। चलिए, तो ये समझ में आया ना, बस इतना ही प्रयोग था और ज्यादा कुछ नहीं था, और इन्होंने कर भी दिखाया। तो इन्होंने पुनर्बलन पर क्या दिया था, जोर दिया था, ठीक है। तो आपको पूछे जाएंगे कि पुनर्बलन देने वाले कौन थे, पुनर्बलन की अवधारणा किन्होंने दिया था, पुनर्बलन की अवधारणा किनके द्वारा दिया गया था सबसे पहले, ठीक है। तो आपको याद रखना है किन्होंने दिए थे, स्किनर ने दिए थे, ठीक है। लेकिन एक और आपको डाउटफुल क्वेश्चन आ सकते हैं कि पुनर्बलन सिद्धांत के प्रतिपादनकर्ता कौन है, तब वहां पे स्किनर को नहीं लेना है। देखो यहाँ पे नोट करके आप लोग लिख लेना, ठीक है, नोट करके लिख लेना। जो पुनर्बलन का सिद्धांत है, पुनर्बलन का सिद्धांत है, उसको देने वाले कौन थे, तो वो हल थे। कौन थे, हल थे, ठीक है। मैंने बताया भी था कि जब सिद्धांत याद कराया था तो पुनर्बलन का सिद्धांत भी बोलते हैं करके, क्रम वाला सिद्धांत था इनका कुछ उसको, ठीक है। तो पुनर्बलन का सिद्धांत अगर आपको पूछे तो हल को लेना है, लेकिन पुनर्बलन की अवधारणा कॉन्सेप्ट सबसे पहले किन्होंने दिया, तो आपको किनको लेना है, स्किनर को लेना है, क्योंकि पुनर्बलन सबसे पहले इन्हीं के जो सिद्धांत है उस पर क्या हुआ था, लागू हुआ था, ठीक है। हाँ, CL हल, वेरी गुड, एकदम सही है। तो ये याद रहेगा सभी को। अब हम इस सिद्धांत के कुछ अन्य नाम भी देख लेते हैं, ठीक है। क्या क्या अन्य नाम है इसके, अन्य नाम, अन्य नाम, ठीक। चलिए अब देखो, नाम याद करना बहुत इंपॉर्टेंट, यहां से भी बहुत क्वेश्चन आए हैं ना, तीनों को पूरा कंबाइन करके आपको दे दिया जा रहता है, ठीक है, कि ये स्किनर का है, पॉलाउन का है, किसका है करके, तो वहां पे आप लोग कंफ्यूज हो गए। अच्छा ये बताओ, थॉर्नडाइक का पूरा एकदम 100% सभी को याद हो गया ना,
वहां से अगर कोई भी क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन बोलने का मतलब नाम से अगर आता है तो बना लोगे ना ये थॉर्नडाइक का है करके, ठीक है। उसके बाद जस्ट हमने किसका देखा था, पॉल ऑन का, तो पॉल ऑन का भी याद हो गया ना, शास्त्रीय कंडीशन ऐसा कुछ आएगा तो वो सब किनका रहेगा, पॉल ऑन का रहेगा, ठीक है। अब हम इनका याद करते हैं, कैसे याद करेंगे, तो सबसे पहले तो इनका नाम ही क्या है, क्रिया प्रसूत। क्या नाम है, क्रिया प्रसूत। ये बोलते हैं स्किनर कि क्रिया प्रसूत नाम क्यों दिया है कि सूत सूत की क्रिया करना, ठीक है। सूत सूत की क्रिया करने का मतलब है कि आपको अगर किसी को क्रिया करवाना है, काम करवाना है, कार्य करवाना है, तो आप उनको अधिक से अधिक क्या दीजिए, रीइंफोर्समेंट दीजिए। बताओ कि रीइंफोर्समेंट कितने प्रकार के होते हैं, ये दो प्रकार के होते हैं, या तो आप उनको ऋणात्मक रीइंफोर्समेंट दोगे या आप उनको धनात्मक दोगे, पॉजिटिव और एक क्या हो जाएंगे, निगेटिव हो जाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहला इनका नाम होगा क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत। अब देखो यहाँ पे अनुबंधन आया है तो किसी को कंफ्यूजन नहीं होना है, क्योंकि अनुबंधन अगर सिर्फ आपको अनुबंधन सिद्धांत पूछे तो वो कौन हो जाएंगे, पॉल के सिद्धांत से संबंधित। लेकिन क्रिया प्रसूत अनुबंधन पूछे तो वो किनका हो जाएगा, स्किनर का हो जाएगा, ठीक है। दूसरा हम देखते हैं, अब देखो क्रिया है, इसी को इंग्लिश में मैं ये लिख सकती हूँ, ऑपरेंट ऑपरेंट कंडीशनिंग कंडीशनिंग थ्योरी, ठीक है। ऑपरेंट कंडीशनिंग क्या हो जाएगा, थ्योरी हो जाएगा, थ्योरी। समझ आया, ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी, क्रिया प्रसूत अनुबंधन। आपको इसको हिंदी में भी दे देंगे, ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी किनका है, याद रखना है, ठीक है। उसके बाद आपको याद रखना है, क्रिया है, काम करवाना है हमको, तो इसी को हम क्या बोलते हैं, कार्यात्मक कार्यात्मक अनुबंधन का सिद्धांत भी बोलते हैं, क्योंकि हमको उनको काम करवाना है, क्रिया करवाना है, तो उसके लिए एक हम बॉन्डिंग बना देते हैं, कोई ना कोई रीइंफोर्समेंट देते हैं, और वही जो बॉन्डिंग है क्या कहलाती है, रीइंफोर्समेंट कहलाती है, ठीक है। और क्या बोल सकते हैं इसको, तो तीसरा आपको याद रखना है साधनात्मक, इसी को हम क्या बोलते हैं, साधनात्मक सिद्धांत भी बोलते हैं, ठीक है। साधनात्मक का एक और नाम है, साधनात्मक का एक और नाम है, कौन सा, नैमित्तिक करके। क्या नाम है, नैमित्तिक, 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 नैमित्तिक सिद्धांत भी बोलते हैं इसी को, ठीक। नैमित्तिक साधनात्मक मीन समझते हो क्या होता है, क्या होता है बताओ, कौन बता सकता है, चलिए ऑनलाइन वाले बताएंगे, हाँ, ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी, वेरी गुड वीरेन जी, एकदम सही है। क्या होता है नैमित्तिक मीन्स, जल्दी बताओ, चलो मैं वेट कर रही हूँ, ठीक है, फिर बताती हूँ। चौथा एक साधनात्मक वाला हमने उसमें भी पढ़ा था, याद करिए, आपने कोहलबर्ग के सिद्धांत पढ़े होंगे, उनका जो पहला स्तर का, ठीक है, जो दूसरा मतलब पहले जो स्तर है उसका जो दूसरा स्टेज था वो साधनात्मक वाला कुछ नाम है, याद करो, जिसमें अदला बदली की भावना रहती है, ठीक है, कि तुमने मुझे मारा तो मैं तुम्हारे गाल को मारूंगी, होता है नहीं, पढ़े हो नहीं, नैतिक विकास का सिद्धांत सर अभी पढ़ा रहे हैं क्या उसी को, ठीक है। तो याद करो दूसरा में क्या था, सबसे पहला स्तर जब आप देखोगे तो पहला स्तर में सबसे पहला क्या था, दंड एवं पुरस्कार था, उसके बाद दूसरा आप लोग देखोगे अदला बदली वाला, और उसी को हम साधनात्मक भी बोलते हैं, ठीक है। तो साधनात्मक बोलने का मतलब है कि किसी भी काम को करने को हमको जब प्रेशर रहता है, ठीक है, या किसी भी काम के बदले में हमको कुछ ना कुछ चीजें मिलती है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, साधनात्मक बोलते हैं। जैसे उसमें क्या होता था कि अगर मैं तुमको क्या दे रही हूँ, पेन दे रही हूँ, तो उसके बदले में तुम मुझे अपना टिफिन बॉक्स मुझे दोगे खाने के लिए दोपहर में, ऐसे होता था कि नहीं, अदला बदली होता था कि नहीं, ठीक है। आज मैंने तुम्हें पेन दिया, कल तुम मुझे पेन दोगे, आज मैं नहीं लाऊं तो तुम दो मुझे, ऐसा होता था, ठीक है। तो साधनात्मक यही है कि जब तक मुझको कोई भी रीइंफोर्समेंट नहीं मिलेगा बदले में, तब तक मैं किसी भी काम को अच्छे से नहीं करूंगी, तो यही होगा। तो साधनात्मक भी उसी को बोलते हैं, नैमित्तिक भी बोलते हैं, उसका नाम नैमित्तिक भी है ना, याद रख लेना, क्योंकि ये सभी जो क्या है वर्ड्स है ये आते हैं, इसी का मैं बता रही हूँ, नैतिक विकास में है ये, जस्ट आपके दूसरा स्टेज है। हाँ बिल्कुल, खाना दूंगी तो वर्षा जी जो है वो काम करेगी, ठीक है, बिल्कुल सही है। इसको हम इंस्ट्रूमेंटल लर्निंग थ्योरी भी बोलते हैं, बिल्कुल, वेरी गुड, एकदम सही है। और इंग्लिश में मैंने नहीं पूछा था, आपको एक्सप्लेन करने के लिए कहा था इसका मतलब क्या होता है, ठीक है। हम इसको क्या बोल सकते हैं, इंस्ट्रूमेंटल, क्या बोलेंगे, थ्योरी, ठीक है।
चलिए, उसके बाद हो गया क्रिया प्रसूत अनुबंधन, कार्यात्मक अनुबंधन, साधनात्मक सिद्धांत, नैमित्तिक सिद्धांत भी इसी को बोलते हैं। एक और बोलते हैं सक्रिय अनुबंधन का सिद्धांत। ठीक है, क्या बोलेंगे इसी को? सक्रिय अनुबंधन का सिद्धांत भी बोला जाता है। ठीक, याद रहेगा ये सभी? नहीं हो रहेगा याद? कैसे याद करोगे? चलो कनेक्ट कर सकते हो। देखो 2-3 को तो याद करने की जरूरत ही नहीं है यार, क्योंकि ऐसे ही कनेक्ट है। देखो ना, यहाँ पे मुझे काम करवाना है किसी भी को, और मैं काम करवाने के लिए, देखो मुझे ऐसा भी होता है नॉर्मली, आप लोग देखते हो किसी को दुकान भेजना होता है किसी बच्चे को मोहल्ले में, तो आप जब तक उनको पैसा वैसा नहीं दोगे ना, वो नहीं जाएगा। उसके बदले में आपको कुछ ना कुछ उसको देना होता है, तो वो पैसा जो है उनके लिए रीइंफोर्समेंट का काम करता है ना। तो वही चीज है कि आपको काम करवाना है, तो यही चीज जो है वो स्किनर ने कहा है कि आपको कैसे आप काम करवा सकते हो किसी भी इंसान को या कोई भी जीव जंतु को। ठीक है, तो काम करवाने के लिए सबसे अच्छा माध्यम आपके लिए होता है कि आप उनको बार बार क्या दो? रीइंफोर्समेंट दो। तो यही चीजें जो आप देते हो तो वही तो होता है। तो एक इनको हम क्रियात्मक बोलेंगे क्योंकि हम काम करवा रहे हैं, एक हम कार्यात्मक भी बोलेंगे, क्रिया कार्य एक ही होगा ना भाई। ठीक है, साधनात्मक क्यों बोले? क्योंकि मुझे काम के बदले कुछ ना कुछ मिल रहा है। ठीक, अगर मैं कुछ ना कुछ मुझे मिल रहा है तभी मैं काम कर रहा हूं, इसी कारण इसका नाम जो है वो साधनात्मक होगा या नैमित्तिक होगा। समझ पा रहे हो ना, अदला बदली वाला। सक्रिय अनुबंधन बोलने का मतलब है कि जो काम कर रहा है वो हमेशा कैसे रहेगा? एक्टिव रहेगा। जो काम करेगा वो हमेशा कैसे रहेगा? एक्टिव रहेगा। इसी कारण इसको सक्रिय अनुबंधन का सिद्धांत भी बोलते हैं। इसी को हम आर टाइप थ्योरी भी बोलते हैं ना, आर टाइप थ्योरी भी बोलते हैं। आर टाइप क्या बोलेंगे? इसी को थ्योरी भी बोलते हैं। इसी को हम याद रखना है, आर आर थ्योरी भी बोलते हैं। आर आर क्या बोलेंगे? थ्योरी भी बोलेंगे। क्यों आर आर बोलेंगे? मैं देखो यहाँ पे आर टाइप बोलने का मतलब है रीइंफोर्समेंट से, कि जब तक आप उनको रीइंफोर्समेंट नहीं दोगे वो कार्य को करेंगे नहीं। लेकिन आर आर बोलने का मतलब है कि यहाँ पे बिल्कुल एक आर जो है वो किनका काम करता है? रीइंफोर्समेंट का काम करेगा। एक आर जो है वो रीइंफोर्समेंट का काम करेगा। ठीक है, रीइंफोर्समेंट का काम करेगा। और एक आर जो है रीइंफोर्समेंट देने के बाद जो क्या करता है? काम करता है। तो वो किसका काम करेगा? रिस्पॉन्स का काम करेगा। ठीक है, किसका काम करेगा? वो रिस्पॉन्स का क्या करेगा? काम करेगा। तो इसी कारण इसको हम क्या बोलेंगे? आर आर थ्योरी, आर टाइप थ्योरी भी बोलेंगे। आर टाइप मीन समझ गए ना? रीइंफोर्समेंट। लेकिन 2 आर क्यों लग गया? क्योंकि हम पहले उनको रीइंफोर्समेंट दिए, उसके बाद उन्होंने क्रिया क्या काम किया, तो इसी कारण हम उसको और क्या बोल सकते हैं? आर आर टाइप थ्योरी भी बोलेंगे। तो इतना नाम आपको यहां से क्या रखना है? याद रखना है, बस खत्म। अब नहीं है ज्यादा नाम इनका। अब देखो इसमें क्या दिक्कत है याद करने में, बताओ तो? कोई कंफ्यूजन हो रहा है? मगर मैं पूछ दूंगी मिला के थॉर्नडाइक का, पॉलॉन का, इसका बना लोगे कि नहीं? ठीक है, क्योंकि 2 तो हमको ऐसे ही पूरा कंफर्म हो गया है ना, याद हो गया एकदम से। ठीक है, हाँ बिल्कुल ठीक। तो चलो एक बार और याद करो। ठीक, काम जहां पे भी काम आया, रीइंफोर्समेंट आया, आंख बंद करके आपको किनको लेना है? स्किनर को लेना है। ठीक है, तो काम बोले चाहे क्रिया बोले इनका ही रहेगा ना भाई। तो सबसे पहले क्या हो जाएगा? क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत। उसी को हम क्या बोलेंगे? कार्यात्मक अनुबंधन का सिद्धांत भी बोलेंगे। ठीक है, उसके बाद मुझे रीइंफोर्समेंट मिल रहा है तभी मैं काम कर पा रही हूं, तो इसी को हम साधनात्मक, अदला बदली या साधनात्मक को ही हम क्या बोलते हैं? नैमित्तिक बोलते हैं। इंस्ट्रूमेंटल क्या बोलते हैं? उसको थ्योरी बोलते हैं। उसके बाद आपको याद रखना है सक्रिय। हम हमेशा सक्रिय रहेंगे तभी तो काम कर पाओगे ना आप लोग। तो काम करने की वजह से उसको सक्रिय बोला गया है। ठीक है, उसके बाद इसको आर टाइप थ्योरी क्यों बोला गया है? क्योंकि इसमें हमको रीइंफोर्समेंट मिलती है। और आर आर टाइप थ्योरी क्यों बोला गया है? क्योंकि इसमें रीइंफोर्समेंट और रीइंफोर्समेंट के कारण मैं जो काम कर रहा हूँ, रिस्पॉन्स दे रहा हूँ, अनुक्रिया कर रहा हूँ, ये क्या हो जाएगा? इसका मेन मकसद हो जाएगा। ठीक है, तो याद रहेगा सभी? ठीक, याद रहेगा? ठीक, क्रियात्मक, कार्यात्मक, साधनात्मक, सक्रिय, आर टाइप, आर आर टाइप। याद करने की जरूरत ही नहीं है, बस समझना है। कॉन्सेप्ट यहाँ पे क्लियर होने चाहिए कि आर क्यों बोला गया है? रीइंफोर्समेंट के कारण। आर आर क्यों बोल दिया गया है? देखो ना, उसको हमने क्या बोला था? एस आर बोला था। किसको हमने एस आर बोला था? इसमें तो कॉन्सेप्ट ही मेरा पूरा क्लियर हो गया ना, सबका क्लियर हो गया है। क्योंकि इसको हम क्या बोलते हैं? स्टिमुलस बोलते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं? रिस्पॉन्स बोलते हैं। क्यों स्टिमुलस और रिस्पॉन्स बोले? क्योंकि हमने किसको स्टिमुलस माना? मछली को। तो उसके बाद जो है बिल्ली क्या कर रही थी? रिस्पॉन्स कर रही थी। तो ये तो पूरा माइंड में आ गया है ना, तो इसको आप भूल ही नहीं सकते। और इसी को पूरा इसका फुल फॉर्म को आपको हिंदी में सब में लिखना था। क्रिया कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं, त्रुटि हो रही है, बार बार प्रयास करेंगे, बार बार त्रुटि होगी। ठीक है, तो यही जो है किसका हो जाएगा? ये थॉर्नडाइक का हो जाएगा। तो इसमें याद करने की कुछ जरूरत है कि नहीं? कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए, याद करने की जरूरत नहीं है। नाम ऐसे ही पूरा सब एक ही रहते हैं। ठीक है, चलिए अब एक आध क्वेश्चन हम बनाते हैं।
सर के आते तक, ठीक। फिर इसका पूरा कल जो है वो हो जाएगा अच्छे से। आया ना समझ में? चलिए अब बनाइए। निम्न कथनों पर विचार करना है, ठीक है। चलिए विचार करिए। फिर क्या बोला गया है इसमें कि क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत के प्रतिपादक B.F. स्किनर है। स्किनर ने अपने प्रयोग मुख्य रूप से चूहे और कबूतर पर किए हैं। स्किनर बॉक्स में लीवर दबाने पर भोजन प्राप्त होता था कि क्रिया प्रसूत अनुबंधन में पुनर्बलन का कोई महत्व नहीं है। बताइए, ठीक है। KLM, ठीक। तो देखो, क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत के प्रतिपादक B.F. स्किनर बिल्कुल सही है। स्किनर ने अपने प्रयोग मुख्य रूप से किन पर किए हैं? चूहे पर और कबूतर पर, ठीक है। इन्होंने चूहे पर सबसे पहले किए थे 1938 में, ठीक है। और उसके बाद 1943 में उन्होंने किन पर किए थे? कबूतर पर किए थे, ठीक है। तो भाई यहाँ पे क्रिया प्रसूत अनुबंधन दिया है और मैंने क्या कहा था? पुनर्बलन के बारे में कहा था, ठीक है। तो हाँ, उसको दोनों को देखो ना। पुनर्बलन के बारे में मैंने बोला था कि पुनर्बलन का कॉन्सेप्ट किन्होंने दिया था, तब आपको स्किनर लेना है, लेकिन सिद्धांत किन्होंने दिया था तब देखो गलत कर लिए होंगे, तो ठीक है। तो यहाँ पे क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत के प्रतिपादन करता स्किनर बिल्कुल सही है। स्किनर ने अपने प्रयोग मुख्य रूप से चूहे और कबूतर पर किया, ये भी सही है। स्किनर बॉक्स में लीवर दबाने पर भोजन प्राप्त होता था, तो वहां पे जो लीवर था वो किसका क्या था? तो क्या था? लीवर, ठीक है। किसका काम कर रहा था? वो रीइंफोर्समेंट का काम कर रहा था, ठीक है। तो लीवर वहां पे क्या था? पुनर्बलन का काम कर रहा था। तो ये भी आपको याद रखना है, पूछा गया है कुछ एग्जाम में कि जो स्किनर ने अपने बॉक्स में लीवर रखा था वो किसका काम कर रहा था करके, तो वो किसका काम कर रहा था? रीइंफोर्समेंट का काम कर रहा था, पुनर्बलन का काम कर रहा था, ठीक है। क्रिया प्रसूत अनुबंधन में पुनर्बलन का कोई महत्व नहीं, बल्कि पूरा जो क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत है वो पूरा पुनर्बलन पर ही क्या करता है? काम करता है, ठीक है। अभी मैं बताऊंगी जैसे जैसे क्वेश्चन आएगा कि इसमें कितने प्रकार के हम पुनर्बलन देखते हैं, ठीक है। पुनर्बलन हमको कब कब देनी चाहिए, दिन भर तो नहीं दे सकते, तो ये सब मैं आपको बताऊंगी। चलिए बताइए इसको। नीचे दिए गए कथनों को पढ़िए और गलत कथन को चुनिए। चलिए चुनिए। सक्रिय अनुबंधन को क्रिया प्रसूत अधिगम भी कहा जाता है। स्किनर का सिद्धांत उद्दीपन अनुक्रिया संबंध पर आधारित है। पुनर्बलन सीखने में सहायक होता है कि स्किनर ने बिल्ली पर प्रयोग किया था, ठीक है। तो यहाँ पे सबको एकदम कंफर्म होना चाहिए कि थॉर्नडाइक ने किन पर किया था, ये सब हमने क्वेश्चन पहले कर ही लिए हैं, ठीक है। उसके बाद स्किनर ने किन पर प्रयोग किया था, क्योंकि थोड़ा सा भूल अगर होता है तो वहां पे हमारा 1 नंबर ले डूबेगा, ठीक है। चलिए, तो थॉर्नडाइक ने बिल्ली, थॉर्नडाइक की बिल्ली, पॉलॉन का कुत्ता, स्किनर का चूहा, ठीक है। स्किनर का चूहा और कौन हो जाएगा? कबूतर हो जाएगा। स्किनर का चूहा, कबूतर, ठीक। कबूतर से भी एक आध क्वेश्चन लाऊंगी लास्ट टाइम। चलिए बताइए, दिया रहा है आप लोग का? ठीक ठीक। तो देखो, सक्रिय अनुबंधन को क्रिया प्रसूत कहा गया है, ये तो सही है, क्योंकि हमको गलत चाहिए भाई, ठीक है। गलत चाहिए तो वहां पे हाईलाइट करके रखना है कि कौन सा गलत पूछा गया, कौन सा सही पूछा गया उसको। स्किनर का सिद्धांत उद्दीपन अनुक्रिया संबंध पर आधारित नहीं है पूछा गया है, ठीक है। तो सबसे पहले तो हमने यही देखा कि स्किनर ने क्या किया, थॉर्नडाइक के सिद्धांत से क्या होकर के, क्या बोलते हैं उसको, प्रेरित होकर, ठीक है। गुड, हाँ, मतलब उससे प्रेरणा लेकर के, प्रेरित होकर के उन्होंने अपना क्या किया, यहाँ पे शोध किए, ठीक है। तो बिल्कुल इनका सिद्धांत इनसे संबंधित है और इसमें नहीं है बोला गया है, तो ये क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। एक आंसर हमको मिल गया एल वाला, और किसमें दिख रहा है? एक ही तो दिख रहा है, तो यही हो सकता है इसका आंसर। पुनर्बलन सीखने में सहायक होता है, ये तो सही है, ठीक है। लेकिन स्किनर ने बिल्ली पर प्रयोग किया था, ये गलत हो जाएगा भाई, क्योंकि स्किनर ने जो है वो चूहे पर किया था, ना कि बिल्ली पर, ठीक है। तो यहाँ पे एल और एन हमारा क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा। एल और एन किसमें दिया है? डी में, तो यही इसका सही आंसर है। चलिए, स्किनर बॉक्स थॉर्नडाइक के पजल बॉक्स का सुधरा रूप था। चूहा लीवर दबाकर भोजन प्राप्त करना सीख जाता है। क्रिया प्रसूत अनुबंधन में व्यवहार परिणाम को प्रभावित करता है कि स्किनर ने अधिगम में पुनर्बलन को महत्व नहीं दिया। बताइए। हाँ, गुड मॉर्निंग। चलिए, क्लास खत्म होने वाली है, ठीक है। एन बस कहां से गलत हो जाएगा राजेश्वरी जी? उसी को तो आप लोगों को देखना है जी, ठीक है,
कि कहां पे क्या बोला गया है। सबसे पहले तो मैंने वही बताया था आप लोगों को कि स्किनर ने थॉर्नडाइक पे से प्रभावित होकर के उनकी जो अधिगम है उसका क्या क्या था, रिपीटेशन किया था और अपने चूहे पर उन्होंने प्रयोग किया था, ठीक है। लेकिन उन्होंने उसमें उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत से संबंधित था, उन्होंने उद्दीपक दे दिया था। लेकिन यहाँ पे उन्होंने उद्दीपक की जगह क्या दिया था, रीइंफोर्समेंट दिया था कि अगर हमको किसी को काम करवाना है तो हम जितना ज्यादा उसमें रीइंफोर्समेंट देंगे उतना ज्यादा वो व्यक्ति जो है वो क्या करता है, काम करता है, ठीक। चलिए, तो यहाँ पे स्किनर बॉक्स थॉर्नडाइक के पजल बॉक्स का सुधरा रूप है, ये क्या है, एकदम सही है। चूहा लीवर दबाकर भोजन प्राप्त करता था, एकदम सही है। क्रिया प्रसूत अनुबंधन में व्यवहार परिणाम को प्रभावित करता है, ठीक, तो ये भी सही होगा क्या, ठीक। देखो, क्रिया प्रसूत अनुबंधन में व्यवहार जो है वो परिणाम को क्या करता है, प्रभावित करता है। कि अगर हमने चूहे को वहां पे बंद कर दिया है लेकिन कोई भी प्रकार से वहां पे देखो वहां पे लीवर को भी दबा रहा है और लीवर को दबाने से वहां पे उनको भोजन नहीं मिलती, तो बताओ दूसरा बार काम करता है क्या, नहीं करता, ठीक है। एक बच्चे को आप मतलब कोई आप एक टीचर हो, ठीक है, और आप बच्चे को पुनर्बलन नहीं दे रहे हो तो बिल्कुल वो काम नहीं करेगा। आप दे दो ना उसके कॉपी में, ठीक। जैसे ही आप कोई भी वो अच्छा काम कर रहा है, शाबाश बेटा, गुड बेटा, बहुत अच्छा तुमने प्रयास किया, ठीक है, तो बार बार वो चीजें करके लाता है। लेकिन आपने वहां पे क्या कर दिया, ऐसे गलत कर दिया, इतना बुरा लगता है ना। आप लोग के खुद ऐसे साथ हुआ होगा, है ना, कि जब मैं खुद टीचर थी ना, आप लोग यकीन नहीं करोगे कि दो बच्चे जब एक साथ आते थे ऐसे राइट मतलब करवाने के लिए, ठीक, चेक करवाने के लिए, मैं जैसे राइट देती थी तो जिनका कॉपी अच्छा लगता था उसमें मैं वेरी गुड दे देती थी, एक को कॉपी था उसमें मैं नहीं दी, ठीक है। तो बच्चा क्या किया, मेरे साथ दिन भर ऐसे करता रहा, ठीक है। उसके बाद मैं बोली चल बेटा लिख, ऐसे करके क्या बोलता है, मैं नहीं लिखूंगा, ऐसे बोलता है। क्यों नहीं लिखोगे, तो आपने उसको गुड दिया, मुझे क्यों नहीं दिया। मतलब देखो वहीं पे उनका मानसिकता कैसे चेंज हो गया, है ना। बच्चे हैं भाई, छोटे बच्चे 10 साल के हैं, तो वही है। आप लोग यकीन नहीं करोगे, सच में दिन भर ऐसा ऐसे कर रहा था मुंह देख के वो, ठीक है। फिर मेरी समझ नहीं आया उस टाइम, ये सब चीज हमने देखा भी नहीं था, पढ़ा भी नहीं था, ठीक। तो हाँ यार, सच में एक बच्चे को अगर जब तक उसको गुड, अच्छा, ये सब चीजों से आप संबोधित ना करो ना, तो उसकी सीखने की जो कैपेबिलिटी है ना वो एकदम कम हो जाती है। तो वही चीज है कि आप जितना ज्यादा हो सकता है उसको रीइंफोर्समेंट दे दो, गुड बेस्ट, ये सब। देखो मेरे लिए रीइंफोर्समेंट का काम क्या कर चीज करता है, जैसे आप लोग का कमेंट आता है नहीं कि बहुत अच्छा था मैम, आज का क्लास अच्छा था, मजा आ गया, ऐसे ही पढ़ाया करो, आप ही पढ़ाया करो, तो ये मेरे लिए रीइंफोर्समेंट का काम करता है, ठीक है। वैसे ही आपको पूरे जितने भी, जब आप टीचर बन जाओगे ना, सभी बच्चों को, अगर जो नहीं भी बना सक रहा है ना उसको भी आप रीइंफोर्समेंट दो कि नहीं बच्चा तू बना सकता है, कर सकता है, देखो इतना अच्छा बनाया। अब तो आप लोग बोल रहे हो, है ना, कि अनारम भी लिखने नहीं आ रहा है, गधा गहीं का, कभी नहीं सीख सकता तू, ठीक है। तो ऐसे में वो बच्चा और भी नहीं सीख पाएगा, है ना, और उसके माइंड में निगेटिविटी आ जाएगी कि सच में मैं नहीं सीख पा रहा हूँ, बार बार टीचर मुझे क्या करती है, ब्लेम करती है, बार बार मुझे चिल्लाती है, तो निगेटिविटी आ जाएगा और नहीं सीख पाएगा, ठीक। तो वही है, उसको बोलो कि देखो कैसे भी बना रहा है, ऐसे भी वो बना दिया अनारम को, देखो इतना अच्छा तो बनाया है, और अच्छे से बनाया गया, बोलो उसको, है ना, रीइंफोर्समेंट दो, बिल्कुल वो और इससे भी अच्छा सुधरा हुआ रूप वो बना करके आएगा, ठीक है। तो यही क्या है, स्किनर का थ्योरी है कि आपको अगर कोई भी बच्चे को काम करवाना है, बस आप उनको उनके देखो एकदम गलत चीज है उसमें आप उनको सहमत मत दो, लेकिन जो चीजें बच्चा सीख सकता है उसमें तो आप लोग कर सकते हो ना, काम उसको आप करवा सकते हो, ठीक है। हाँ बिल्कुल, आप लोग हर बच्चे को जैसे गुड वुड बोल देते हो ना, उनको बहुत अच्छा लगता है, उसको कॉपी में दे दो, स्टार बना दो, गुड दे दो, अपने मम्मी को जाकर के बकायदा दिखाते हैं ना उन लोग, क्योंकि हम लोग जब शिशु मंदिर में जाते थे ना तो हम लोग का संपर्क होता था, तो उसकी मम्मियां बताती थी कि मैम आपने ये वाले में उसको गुड नहीं दिया था, तो मुझे आकर कंप्लेन करी थी, नीतू दीदी जी ने मुझे नहीं दिया है मम्मी, ऐसे करके, है ना, तो थोड़ा बहुत देख लिया करो ना, ऐसे बोलते थे उसके मम्मी लोग। तो वही है कि बच्चे का मेन सीखने का ये रहता है कि आप उनको गुड उनके कॉपी में कितना दे रहे हो, हर कॉपी को देखेगा, देखो मुझे हर सवाल में मैम ने गुड दिया है, तो और उनके सीखने की जो गति है वो क्या हो जाती है, स्पीडली वो क्या करते हैं चीजों को और सीखता है। तो यही स्किनर का क्या है, एक हाँ, जिन्होंने इस पर क्या किए थे, शोध किए थे, ठीक है, इससे ही संबंधित है वो। तो देखो बहुत सारी अभी बताऊंगी कि इसको हम बच्चों के लिए क्या क्या चीजें अप्लाई कर सकते हैं इसमें। स्किनर ने अधिगम में पुनर्बलन को महत्व नहीं दिया, तो ये यहाँ पे क्या हो जाएंगे, गलत हो जाएंगे, KLM क्या हो जाएंगे, सही हो जाएंगे, ठीक है। अब चलिए थोड़ा सा हम पुनर्बलन का क्या देख लेते हैं, प्रकार देख लेते हैं, इसके बाद हम क्वेश्चन करेंगे, ठीक। बीच बीच में ऐसे ब्रेक अच्छा भी लग जाता है, ठीक। चलिए पुनर्बलन का प्रकार, सर अभी नहीं आए हैं ना, सर के आते तक, ठीक, कि बंद करना है क्लास, बताओ पढ़ना है आगे की बंद करना है, बंद करना है,
पढ़ना है ना, हाँ चलो ठीक। पुनर्बलन का ये कैसे हो गया है यार बोर्ड, प्रकार, ठीक, ये भी आपके क्वेश्चन में पूछा गया है ना, इसमें से कौन से धनात्मक पुनर्बलन है, कौन से ऋणात्मक पुनर्बलन है करके। तो आपको याद रखना है पुनर्बलन जो है वो आप दो प्रकार से ही दे सकते हो, सिर्फ दो प्रकार से। कैसे कैसे दो प्रकार से आप दे सकते हो? एक तो आप बच्चों को कौन धनात्मक पुनर्बलन दे सकते हो, एक तो आप बच्चों को कौन सा पुनर्बलन दे सकते हो, धनात्मक प्रकार का, धनात्मक, ठीक है, पॉजिटिव। और एक तो आप उनको कैसे दे सकते हो, ऋणात्मक पुनर्बलन, ऋणात्मक पुनर्बलन, ठीक है, निगेटिव। अब चलिए धनात्मक पुनर्बलन में क्या क्या चीजें आ जाएगी। जैसे धनात्मक बोलने का मतलब है कि जो भी हमको चीज स्टार्टिंग से मिल रही है, ठीक है, जैसे पानी हो गया, भोजन हो गया, ठीक है, खुशी हो गया, ये सब जो है वो किसके अंतर्गत आते हैं, धनात्मक पुनर्बलन के अंतर्गत। देखो खुशी बोलने का मतलब है कि अगर आप सीजीटेट का भी तैयारी कर रहे थे, ठीक है, आपका 90 आया होगा, नंबर 90 से 100 के बीच में आया होगा ना, उन लोग को पक्का धनात्मक पुनर्बलन मिला होगा कि नहीं, कि 90 से 100 के बीच में आया है, मेरा रैंक भी अच्छा है, 1000 2000 तक का आया है, मतलब मैं शिक्षक भर्ती में कंपटीशन के अंदर हूं, ऐसा लगा है कि नहीं। तो वहां पे आपको रीइंफोर्समेंट मिली कि मुझे तैयारी करनी चाहिए, ठीक है। लेकिन जिनका आया होगा, जैसे कोई ले दे के ऐसे 60% आया होगा, जो एलिजिबल ही नहीं है, 50% आया होगा, यहाँ पे इनको क्या मिला है, नकारात्मक पुनर्बलन मिला है कि हम तो सीजीटेट में एलिजिबल ही नहीं है, तो क्यों तैयारी करें, ठीक है। तो इन्होंने अपना जो तैयारी है वो क्या कर दिया, खत्म कर दिया। हाँ, अभी भले तैयारी करना स्टार्ट कर दिए होंगे क्योंकि सीटेट का क्या आ गया, अब नोटिफिकेशन आ गया, ठीक है। लेकिन ये भी चीजें है, देखो कई लोगों का आ रहा था कमेंट कि मैम हम सीटेट के लिए एलिजिबल हो गए कि नहीं। तो देखो आपका एग्जाम कब होना है, अक्टूबर में होना है, थोड़ा सा इसको बता दे रही हूँ, ठीक है, फिर पढ़ना तो है। अक्टूबर में एग्जाम होना है, ठीक। आपका जो सीटेट का एग्जाम है वो कब होना है, तो सीटेट का एग्जाम जो है वो सितंबर में है, शायद सितंबर में है ना। तो देखो अक्टूबर में एग्जाम है, तो ये बताओ सितंबर में तो नोटिफिकेशन जारी नहीं करेगा, कम से कम 2 महीना पहले तो नोटिफिकेशन जारी करेगा ना। मान लो जाए अगर आपका शिक्षक भर्ती का नोटिफिकेशन अगस्त में आ रहा है, किस में आ रहा है, अगस्त में आ रहा है, ठीक है, और आपका जो सीटेट का एग्जाम है वो सितंबर में है, तब ऐसी कंडीशन में आप यहाँ पे एलिजिबल नहीं होंगे, क्योंकि आपके नोटिफिकेशन आने के बाद आपके पास प्रॉपर तरीके से आपके सभी डॉक्यूमेंट होने चाहिए। ये सबके लिए है ना, क्योंकि यहाँ पे ऐसे अभ्यर्थी भी है जिनका सीजीटेट क्लियर नहीं हुआ होगा ना। हाँ बिल्कुल, ठीक है। तो यही चीजें है, मैं आप लोगों को बता देना चाहती हूँ। फिर भी आप लोग तैयारी करो, क्योंकि देखो यार वो बोले है ना कि मैं किस में दूंगा, किस्त में दूंगा करके, तो इस बार एलिजिबल नहीं हो रहे तो 2 साल बाद तो हो जाओगे ना, 2 साल बाद 3 साल बाद आएगा ही आएगा, आएगा ही, कहीं नहीं जाएगा, क्योंकि 33,000 57,000 बोल बोल के रखे ना, तो आएगा ही आएगा, ठीक है। तो इसमें आप लोगों को यहाँ पे निगेटिव रीइंफोर्समेंट नहीं लेनी, पॉजिटिव की ओर ही जाना है। अगर आपका यही चीजें है कि अक्टूबर में एग्जाम होने हैं और सितंबर में आपका अगर क्या होगा, सीटेट का एग्जाम होगा, ठीक है, और इससे पहले अगर आपका इसका नोटिफिकेशन आता है शिक्षक भर्ती का, तो आप इसके लिए एलिजिबल नहीं होंगे, बता देना कोई भी आसपास में हो उनको, ठीक है। लेकिन अगर इसका एग्जाम हो गया, उसके जस्ट दूसरे दिन आपका नोटिफिकेशन आ रहा है, तब वहां पे आप एलिजिबल हो सकते, लेकिन ऐसा हो ही नहीं सकता, 1 महीने पहले तो इन्हें नोटिफिकेशन जारी करेंगे भाई, ठीक है। इसमें एग्जाम है अक्टूबर में, तो कम से कम अगस्त में ही नोटिफिकेशन वो जारी करेंगे ना। तो यही चीजें है, तो यही सब चीजों को आपको सोच, देखो आप सब पढ़े लिखे हो ना, ग्रेजुएशन है, सबका तैयारी कर रहे हो पहले से, तो ये सब चीजें आपको पता भी होनी चाहिए। हाँ क्या हो गया, हो जाएगा, अच्छा ऐसे उसमें लिखा है क्या, इंस्ट्रक्शन में लिखा है? हाँ तब तो ठीक है, क्योंकि ना सीटेट का भी इन लोग का भी ना कोई भरोसा नहीं रहता ना। जैसे आप वहां पे गए चेक, मतलब आपका जैसे नाम आ गया, ठीक है, वेरिफिकेशन के लिए गए, हाँ हाँ, अच्छा। तो पहले ना मतलब ना मुझे जहां तक जानकारी थी तो ऐसी ही था कि ना अगर आपका नोटिफिकेशन आ गया है उसके बाद अगर आप कोई भी एलिजिबल वाला एग्जाम दे रहे हो ना, तो आप उसमें शायद ना एलिजिबल नहीं होते, वेरिफिकेशन के टाइम वो दिक्कत करते हैं ऐसे करके। लेकिन अगर ऐसा नहीं होगा ना तो अच्छी बात है, नहीं होगा तो ठीक है। हाँ तो ऐसे मतलब हाँ कोई बात नहीं है, ठीक है। तो
तो ऐसे भी आ रहा है कि अगर आपका यहाँ पे हो गया क्या टाइम, ठीक है, चलो इसको मैं कल बताऊंगी, बन जाएगा, ठीक, इसको हम कल पढ़ेंगे, उसके बाद जो भी क्वेश्चन है। और बिल्कुल अगर आपका यहाँ पे जैसे नोटिफिकेशन भी आ गया, ठीक है, और रिजल्ट अगर वहां इससे पहले आ जाता है तो बिल्कुल आप लोग क्या हो जाते हैं, एलिजिबल उसके लिए हो जाते हैं। तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, बस आप लोग सीटेट दिलाइए, ये मान के चलिए कि हम शिक्षक भर्ती के लिए एलिजिबल है, इस बार नहीं तो कम से कम 2 साल बाद की बात, ठीक है। तो चलिए फिर, अगर आपको क्लासेस अच्छी लगी होगी तो हम लोग बिल्कुल लाइक करिएगा, और कल जो है वो इसके आगे का हम पढ़ेंगे, ठीक है, इसको मैं कल बताऊंगी आप लोगों को, टाइम हो गया, इसके बाद जस्ट सर की क्लास है तो आप लोग जुड़िएगा। तो चलिए फिर इसी के साथ सभी को धन्यवाद, थैंक यू।